हेलो फ्रेंड्स। अपन पढ़ रहे हैं रीड लेवल 1 मेन एग्ज़ाम हेतु साइंस के सिलेबस को। अभी तक अपन ने 7 टॉपिक्स को एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के इनकी स्टडी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आज अपन टॉपिक नंबर 8 जीवों में श्वसन एवं परिवहन को स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपका ये वाला जो टॉपिक है इसके अंतर्गत एक श्वसन और परिवहन के अंदर दो टॉपिक शामिल होते हैं। एक होता है रक्त परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है उत्सर्जन तंत्र। ये तीनों ही टॉपिक्स आपकी जो 7th क्लास की एनसीईआरटी बुक है उसमें दिए गए हैं, वहीं से अपन इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अपन आज अपना टॉपिक जीवों में श्वसन को पहले कंप्लीट करेंगे और देन अपन परिवहन वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आपका जो ये सिलेबस है धीरे धीरे अंतिम टॉपिक की तरफ बढ़ रहा है। अब आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिएगा। जब वीडियो नहीं आते हैं तो आप पुराने जो टॉपिक्स हैं उनको आप रिवाइज कर सकते हैं और उनमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लगते हैं वो इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। तो आपके ऐसे अ, अच्छे नोट्स बन जाएंगे और इनको आप बार बार रिवाइज करके अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बना कर रखिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की अपनी क्लास जीवों में श्वसन। ये टॉपिक अपन 7th क्लास एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं। तो चाहे तो आप अगर आपके पास में एनसीईआरटी बुक है तो उनमें ये लाइन अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर साथ में आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, जीवों में श्वसन। सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने हुए होते हैं और इन सूक्ष्म इकाइयों को हम कोशिकाएं कहते हैं। अभी पिछला टॉपिक हमने कोशिका ही पढ़ा था और आशा है कि आप सबको कोशिका के बारे में संपूर्ण जानकारी होंगी। ठीक है, कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यानी कि जो कोशिका है वो ही हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स। ये जनरली पूछ लिया जाता है कि जो कोशिका है वो हमारे शरीर की कौन सी इकाई है, तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। यानी कि जितने भी शरीर के अंदर प्रोसेस चलते हैं उन सब में कोशिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इन कार्यों को करने के लिए कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है कोशिकाओं को, तो वो मिलती है श्वसन से। ठीक है, और सभी जीवों को भोजन के अंदर जो संचित ऊर्जा होती है उसे प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। ठीक है, श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस के द्वारा वायु को शरीर के अंदर लेते हैं और फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तब जनरली हम ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और जब छोड़ते हैं तो अंदर जो शरीर के अंदर जो भी अशुद्ध वायु होती है जैसे CO2 वगैरह वो बाहर निकलती है। ठीक है, हम जिस वायु को सांस के द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। यानी कि जब हम श्वसन की प्रक्रिया चलती रहती है तो जैसे ही हम सांस लेते हैं तो ये जो ऑक्सीजन युक्त वायु होती है वो शरीर के सभी भागों के अंदर और फिर वहां से होते हुए ये कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। कोशिकाओं के अंदर ये ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। यानी कि जो भोजन जटिल अणुओं के रूप में होता है उनको विखंडित करके सरल अणुओं के अंदर बदलने के अंदर ये कोशिकाओं के अंदर जो ये ऑक्सीजन होती है वो सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन से प्रक्रम के अंतर्गत ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यानी कि कोशिका में हो रही है श्वसन की प्रक्रिया, इसलिए इसको कोशिकीय श्वसन कह देते हैं। ठीक है, सभी जीवों की सेल्स में कोशिकीय श्वसन होता है। ठीक है, कोशिका के अंदर यानी कि जो भोजन होता है, भोजन के रूप में मुख्यतः ग्लूकोज मिलता है। तो वो भोजन के रूप में जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। यानी जब कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया होती है तब उसके दौरान भोजन के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडित होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। अब जो श्वसन होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन वह श्वसन होता है जिसके अंदर ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग के द्वारा होता है, तो इस प्रकार का श्वसन वायवीय श्वसन कहलाता है। और अवायवीय श्वसन वह श्वसन होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर भोजन विखंडित होता है,
और ये प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। यानी कि भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी हो सकता है और अनुपस्थिति में भी हो सकता है। जब उपस्थिति में होता है तब उसको हम वायवीय श्वसन कहते हैं, और जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर होता है तब उसको हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। और इस भोजन के विखंडन से ऊर्जा विमुक्त होती है या निर्मुक्त होती है, यानी दोनों ही कंडीशन के अंदर भोजन का विखंडन होता है और इसे ऊर्जा मिलती है, और यही ऊर्जा जो शरीर के विभिन्न तंत्र वगैरह होते हैं उन सबके कार्य करने के लिए आवश्यक होती है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जब वायवीय श्वसन होता है तब ग्लूकोज के विखंडन से क्या बनता है, और अवायवीय श्वसन होता है तब ग्लूकोज के विखंडन से क्या बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये सामान्यतः पूछ लिया जाता है कि ग्लूकोज का विखंडन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी कि जब वायवीय श्वसन होता है तो उस दौरान क्या क्या बनते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, प्लस जल बनता है, और प्लस ऊर्जा। देखिए ऊर्जा दोनों के अंदर ही मिलेगी, क्योंकि श्वसन का मेन उद्देश्य क्या है, ऊर्जा प्राप्त करना, शरीर को ऊर्जा प्रोवाइड करवाना। ठीक है, तो इसलिए दोनों ही श्वसन के अंदर ऊर्जा तो विमुक्त होती ही है, लेकिन साथ में जो बनने वाले जो अदर प्रोडक्ट है वो अलग अलग बनते हैं। ठीक है, तो वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा बनती है। और अवायवीय श्वसन के अंदर ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर होता है, और ऐसी कंडीशन में ग्लूकोज के विखंडन से अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, यानी कि जब अवायवीय श्वसन होता है तब अल्कोहल भी बनता है और CO2 बनती है, जबकि यहाँ पे CO2 के साथ जल और ऊर्जा बन रही थी। ठीक है, यहाँ पे जो अवायवीय श्वसन होता है ये मुख्यतः यीस्ट जैसे जो जीव होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। यीस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति के अंदर जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो अवायवीय श्वसन करे ऐसे जीव अवायवीय जीव कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं अतः ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। यानी अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है तो CO2 जल और ऊर्जा बनेगी, और अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है तब अल्कोहल, CO2 और ऊर्जा बनती है। ठीक है, यीस्ट एक कोशिक जीव होता है और यीस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। यानी कि यीस्ट जैसे जो जीव होते हैं, यानी जिनको हम अवायवीय जीव भी कहते हैं, तो ये यीस्ट जो होती है अवायवीय रूप से श्वसन करती है, और इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित होता है। अतः इनका उपयोग, यानी कि ये जो यीस्ट होती है उसका उपयोग शराब यानी कि वाइन और बियर बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं हमारी पेशी कोशिकाओं में भी अवायवीय श्वसन होता है। ये कब होता है ये देखते हैं। हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय श्वसन कर सकती हैं, यानी अवायवीय रूप से वो श्वसन कर सकती हैं। कुछ समय के लिए कर सकती हैं, लंबे समय तक नहीं होता है ये। लेकिन ये किस समय होता है, देखिए यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। यानी कि हमको ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन कम उपलब्ध होती है तब उस कंडीशन के अंदर अवायवीय श्वसन भी साथ साथ चलने लग जाता है। बहुत देर तक व्यायाम करने में, तेजी से दौड़ने, कई घंटे तक टहलने, साइकिल चलाने और भारी वजन उठाने जैसे जो कार्य होते हैं, यानी कि जब हार्ड वर्क करते हैं तो उस दौरान अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है, तो ऐसी कंडीशन में अवायवीय श्वसन करने लगती है हमारी पेशी कोशिकाएं, क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता तो होती है, और वो किससे मिलने लगती हैं, अवायवीय श्वसन से भी मिलने लग जाती है। ऐसी स्थिति में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा की जो अतिरिक्त मांग है उसको पूरा करती हैं। जब पेशी कोशिकाओं के अंदर अवायवीय श्वसन होता है तो उस दौरान ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर विखंडन होता है, और ग्लूकोज की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडन से लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है पेशियों में एंटन क्यों होती है। एंटन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। इस प्रक्रम के अंदर ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, जिससे लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, और ये लैक्टिक अम्ल जब पेशियों के अंदर संचित हो जाता है, यानी कि स्टोर हो जाता है, होने लगता है, तब पेशियों के अंदर ऐंठन उत्पन्न होती है। और ये ऐंठन गर्म पानी से नहाने और मालिश करने से वगैरह से दूर हो जाती है। लेकिन जब
अवायवीय श्वसन होता है पेशियों के अंदर, तब ये एंटन उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे लैक्टिक अम्ल बनता है। आपको इसमें ये ध्यान में रखना है कि जब पेशियों में अवायवीय श्वसन होता है तब क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें ये जो अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन और ये पेशियों में जो अवायवीय श्वसन होता है, तीनों के प्रोडक्ट के बारे में आपको ध्यान में रखना है। सामान्यतः क्वेश्चन इनमें से बन जाता है। पेशियों में ऐंठन गर्म पानी से स्नान करने, शरीर की मालिश करने से दूर हो जाती है। गर्म जल से स्नान करने और शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है, और रक्त के संचरण बढ़ने से ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, और जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलने लगती है तब वापस पेशियों के अंदर वायवीय श्वसन होने लगता है, और ऐसी कंडीशन के अंदर लैक्टिक अम्ल जो है उसकी मात्रा कम होने लगती है और पेशियों की जकड़न दूर हो जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में वापस पूर्ण विखंडन हो जाता है, जिससे लैक्टिक अम्ल की मात्रा घट जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा है कि आपको पेशियों में एंटन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं श्वसन या सांस लेने का अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट अपनी जो श्वसन की प्रक्रिया वगैरह है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। श्वसन या सांस लेने का अर्थ ये होता है कि ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना और ग्रहण करना, और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। यानी कि श्वसन करने का अर्थ क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु जो होती है उसको बाहर निकालना। इसको हम श्वसन या सांस लेना कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर दो प्रक्रिया होती है, एक होती है अंतःश्वसन और एक होता है उच्छ्वसन। अंतःश्वसन के अंदर ऑक्सीजन युक्त वायु को जब हम शरीर के अंदर लेते हैं तो इस प्रोसेस को अंतःश्वसन कहा जाता है, और उच्छ्वसन जब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो वायु होती है, समृद्ध वायु, उसको जब हम बाहर निकालते हैं तो उस प्रक्रिया को उच्छ्वसन कहते हैं। ठीक है, इनके इंग्लिश वर्ड देखें तो अंतःश्वसन यानी कि इंस्पिरेशन और उच्छ्वसन यानी कि एक्सपीरेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि श्वसन एक सतत प्रक्रिया होती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। श्वसन हम सब श्वसन की प्रक्रिया हमारे अंदर चलती रहती है, तो पता है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, रुकती नहीं है। ठीक है, यानी सतत प्रक्रिया होती है जो प्रत्येक जीव के जीवन के अंदर हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है। यानी कि जब जगह पे रहते हैं तब भी, और जब सोते हुए रहते हैं तब भी, या हार्डवर्क करते हैं तब भी। यानी कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, कंटिन्यूअस यानी सतत प्रक्रिया होती है, जो कि प्रत्येक जीव के अंदर जीवन पर्यंत चलती रहती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं श्वसन दर के बारे में। श्वसन दर क्या होता है, कोई भी व्यक्ति 1 मिनट के अंदर जितनी बार श्वसन करता है। श्वसन का मतलब यहाँ पर ये अंतःश्वसन और उच्छ्वसन दोनों को मिलाकर के एक यानी एक श्वसन रेट बनती है। यानी कि श्वसन दर जो है उसके अंदर एक बार सांस को अंदर लेना और फिर वापस छोड़ना, ये पूरी एक प्रोसेस होती है, इसको एक श्वसन दर कहेंगे। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जब 1 मिनट के अंदर जितनी बार सांस लेता है, या जितनी बार सांस लेता नहीं और लेता और छोड़ता है, ठीक है, यानी कि जितनी बार वो श्वसन करता है उसको उसकी श्वसन दर कहा जाता है। ठीक है, अंतःश्वसन और उच्छ्वसन दोनों साथ साथ चलते रहते हैं, यानी कि साथ सांस लेने के साथ साथ ही सांस छोड़ने की प्रक्रिया भी चलती रहती है, और इन दोनों के मिश्रण को ही हम श्वसन कहते हैं। यानी अंतःश्वसन भी होता है और उच्छ्वसन भी होता है, तब उसको एक श्वसन दर माना जाता है। ठीक है, एक सांस या एक श्वास का अर्थ क्या होता है, एक अंतःश्वसन और एक उच्छ्वसन, यानी कि दोनों को मिलाकर के एक श्वास कहा जाता है या एक सांस कहा जाता है। कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट के अंदर औसतन 15 से 20 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। यानी कि उच्छ्वसन भी कर रहा है और अंतःश्वसन भी कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसकी श्वसन दर अगर पूछी जाए तो एक वयस्क व्यक्ति की श्वसन दर कितनी होती है, 15 से 20 बार होती है। यानी कि सामान्यतः एक जो वयस्क व्यक्ति होता है उसकी श्वसन दर 15 से 20 बार होती है। लेकिन जब अधिक व्यायाम करता है कोई भी व्यक्ति, तब उसकी श्वसन दर बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें श्वसन की प्रक्रिया जो है वो बढ़ जाती है। तो अधिक व्यायाम की कंडीशन के अंदर इसकी श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ जाती है। ठीक है, जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं, बल्कि हम गहरी गहरी सांसें भी लेते हैं, और इस प्रकार से अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति शरीर में बढ़ती है, इससे शरीर तंदुरुस्त और स्वच्छ रहता। ठीक है,
अर्थात जब किसी भी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेजी से श्वसन करने लगता है। ठीक है, यानी कि जब शरीर को अधिक व्यायाम करने या फिर कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होती है, तब तेजी से श्वसन की प्रक्रिया चलने लग जाती है, क्योंकि ऊर्जा की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है और उसमें ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर श्वसन की दर भी बढ़ जाती है। जब सेल्स को अधिक मात्रा के अंदर ऑक्सीजन मिलने लगती हैं तो यह भोजन के विखंडन की दर को भी बढ़ा देती है और जिससे अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक अपना है, हम श्वास कैसे लेते हैं। ठीक है, यानी कि मानव के अंदर हमको श्वसन तंत्र को पढ़ना है। जब हम वायु को अंतःश्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह नथुनों यानी कि नाक से नासा गुहा के अंदर यानी नेजल कैविटी के अंदर चली जाती है। ठीक है, यानी कि हम सांस लेते हैं नाक के द्वारा और नाक से फिर वो आगे नासा गुहा यानी कि नेजल कैविटी के अंदर चली जाती है और फिर वो वहां से आगे बढ़ती है। इसको अपन एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये है मानव का श्वसन तंत्र का डायग्राम। इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये नाक के द्वारा सांस लेता है और आगे ये है नासा गुहा, यानी कि नाक से सांस जो ली जाती है, जो भी वायु अंदर ली जाती है वो यहाँ पे नासा गुहा के अंदर आ जाती है। ठीक है, और जब कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि नाक से सांस नहीं ले पाते हैं, जैसे किसी को जुकाम वगैरह होने की कंडीशन में, तो ऐसी कंडीशन में जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो उनको अल्टरनेट पाथ के रूप में मुंह से भी सांस ले ली जाती है, तो ये भी यहाँ से बढ़ती हुई आगे की तरफ आ जाती है और ये दोनों मार्ग एक नली के अंदर खुलते हैं। इस नली को कहा जाता है ग्रसनी। ठीक है, और ग्रसनी से ये वायु आगे बढ़ते हुए श्वास नली के माध्यम से, यानी कि आगे जब ये यहाँ पर ये श्वास नली और भोजन नली एक ही हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी आगे जाने के बाद में यहाँ से भोजन नली और श्वास नली दोनों अलग अलग हो जाती हैं और वायु श्वास नली के माध्यम से फेफड़ों तक जाती है। ये हैं फेफड़े। ये जो है इस तरह से आपको जो ये हड्डियों का ढांचा दिखाई दे रहा है उसको हम कहते हैं वक्ष गुहा। ठीक है, और ये पूरा जो है हड्डियों का ढांचा ये पूरा वक्ष गुहा है और ये जो इस तरह से ये जो पसलियां हैं, ठीक है, ये जिसके अंदर ये फेफड़े जो है पैक हैं, इनको हम कहते हैं पसलियां। ठीक है, और ये फेफड़े हैं। सामान्यतः जो राइट हैंड साइड का फेफड़ा होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और बाकी ये फेफड़ों की इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर ये विभिन्न जो सेल्स होती है वो इस तरह से डिवाइड रहती है और यानी कि कोशिकाओं का इतना घना जाल होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से जब वायु फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है तो यहाँ पर कोशिकाओं के अंदर जो ब्लड भरा हुआ रहता है, तो वहाँ पर ही ऑक्सीजन वगैरह जो होती है कोशिकाओं के मध्य मध्य जो है एल्वेलुस वगैरह इस तरह की कंडीशन होती है, व्यवस्था होती है, तो उनके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो तो वापस रक्त के अंदर मिला दी जाती है और ऑक्सीजन जो होती है उसको ले लिया जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं फेफड़े और फेफड़े जो होती है इस पसलियों के अंदर जो है सुरक्षित रहते हैं और ये पूरा ढांचा जो होता है वक्ष गुहा के अंदर पाया जाता है। और फेफड़ों के नीचे की साइड आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर जो होती है इसको कहा जाता है डायफ्राम। ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया के अंदर डायफ्राम का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन इसको देख लेते हैं थ्योरी के रूप में। ठीक है, नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर के हमारे फेफड़ों यानी कि फुफ्फुस तक पहुंच जाती है और फेफड़े वक्ष गुहा के अंदर स्थित होते हैं। और वक्ष गुहा के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि वक्ष गुहा पार्श्व के अंदर पसलियों से घिरी हुई रहती है। ठीक है, यानी पसलियों से पूरा घिरा हुआ रहता है। ये ढांचा जो होता है वक्ष गुहा होती है और वक्ष गुहा के नीचे की साइड एक बड़ी पेशीय परत पाई जाती है जिसे डायफ्राम यानी कि मध्य पट्ट कहा जाता है और ये वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है, यानी कि जो वक्ष गुहा होती है उसके नीचे की साइड पाई जाती है, इसलिए आधार का कार्य करती है। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने हुए पिंजर की गति सम्मिलित होती है, यानी श्वसन की प्रक्रिया के अंदर डायफ्राम और पसलियों से बने हुए पिंजर की गति सम्मिलित होती है। ठीक है, कैसे इनकी गतियां होती हैं? जब अंतःश्वसन होता है तो अंतःश्वसन के समय पसलियां जो है वो ऊपर की ओर और बाहर की ओर गति करती हैं, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तब पसलियां बाहर की तरफ जो है गति करती है और डायफ्राम जो होता है वो नीचे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, देखिए डायफ्राम नीचे की साइड होता है, अगर वो नीचे की तरफ बढ़ेगा तो उसको ऊपर जो है फेफड़ों को
स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। और पसलियाँ जो होती है वो भी ऊपर की तरफ जो होती है गति करती हैं, तो इससे फेफड़े जो होते हैं आराम से फैल सकते हैं और वायु उसमें आराम से अंदर प्रवेश कर सकती है, ठीक है। और यह जो गति होती है हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है, यानी कि दोनों ही जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ गति करता है और पसलियाँ ऊपर की तरफ गति करती हैं, तो फेफड़ों को फैलने के लिए आराम से स्पेस मिल जाता है और जो वक्ष गुहा है उसका आयतन बढ़ जाता है। वायु फेफड़ों के अंदर आ जाती है और फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्च श्वसन के समय इसको अपन डायग्राम से पहले देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डायग्राम के अंदर हम अंत्यश्वसन और उच्चवसन दोनों की प्रक्रिया को आराम से समझ सकते हैं। जब वायु अंदर आती है यानी कि अंतःश्वसन की प्रक्रिया होती है, तो ये पसलियाँ जो होती है वो बाहर की तरफ गति करती हैं और जो ये डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ गति करता है। तो यहाँ पे जो है आयतन बढ़ जाता है, यानी कि वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और अधिक वायु फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर पाती है, ठीक है। और उच्चवसन यानी कि जब हम सांस को छोड़ते हैं तब क्या क्रिया होती है। देखिए, सांस को छोड़ते वक्त वायु बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है। और जब ये वायु को बाहर की तरफ धकेलना है, तो इस कंडीशन में पसलियाँ जो होती है वो अंदर की ओर गति करती हैं और जो डायफ्राम है वो पूर्व स्थिति के अंदर आता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है और ये वायु जो होती है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। इसके आगे अपन देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब अपन देखते हैं उच्चवसन। उच्चवसन को थ्योरी के रूप में देख लेते हैं कि उच्चवसन के समय पसलियाँ नीचे की ओर, अंदर की ओर, नीचे और अंदर की ओर। उच्चवसन के समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर जाती हैं, जबकि डायफ्राम जो है वो ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति के अंदर आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और इसी कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोनों कंडीशन में आपको ध्यान में रखना है कि अंतःश्वसन के समय पसलियाँ बाहर की तरफ जाती है और डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, और उच्चवसन के समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर जाती हैं, जबकि डायफ्राम जो है वो ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट कुछ अदर फैक्ट हैं। धूम्रपान जो है वो फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है, ये अपन सबको पता है, ठीक है। तो धूम्रपान से किसको सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचती है, तो वो फेफड़ों को ही पहुंचती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं छींक आने का क्या कारण है। अंतःश्वसन के दौरान ग्रहण की गई वायु में कुछ अवांछित कण जैसे कि धूम्र, धूल, पराग कण आदि होते हैं और ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों के अंदर फंस जाते हैं। कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं और तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिससे हमें छींक आती है, ठीक है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ में बाहर निकल जाते हैं, यानी कि छींक आती है तो छींक आने से क्या होता है कि छींकने से अवांछित जो भी कण होते हैं, ये धूल कण या धूम्र और पराग कण जो होते हैं वो वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं और स्वच्छ वायु फेफड़ों तक पहुंच जाती है। नियमित परंपरागत श्वसन व्यायाम यानी कि प्राणायाम से फेफड़ों में वायु को अंदर लेने की क्षमता को बढ़ाती है और सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, जिससे ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी कि जब ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है तो भोजन का पाचन आसानी से भोजन का विघटन आसानी से होता जाता है और अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, अंतःश्वसित वायु कितनी होती है, और यानी अंतःश्वसित वायु के अंदर ऑक्सीजन और अन्य जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उनका कितना प्रतिशत होता है, और उच्च श्वसित वायु जो होती है यानी कि जब हम वापस सांस को छोड़ते हैं तब उसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है, ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। देखिए फ्रेंड्स, अंतःश्वसित वायु जो होती है जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो उस दौरान 21% ऑक्सीजन जो है वो होती है अंदर प्रवेश करती है, और उसके साथ में कुछ मात्रा के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है तो वो 0.04% होती है, ठीक है। ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही जो उच्च वसित वायु होती है यानी कि जब हम वायु सांस को छोड़ते हैं तो ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन 16.4% होती है और इसी के साथ में 4.4% जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो होता है, ठीक है। तो ये अंतःश्वसित वायु जो होती है उसका प्रतिशत है और उच्च वसित जो वायु होती है उनका ये प्रतिशत होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अन्य जंतुओं के अंतर्गत कैसे श्वसन होता है, यानी कि मानव के अंदर श्वसन को हमने देख लिया है। अब अपन देखते हैं
कि जो अन्य जंतु होते हैं उनमें श्वसन कैसे होता है। कुछ जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, जैसे कि हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली और सर्प, पक्षी आदि के अंदर फेफड़े होते हैं। ठीक है, मनुष्य की तरह ही इनमें भी फेफड़े जो होते हैं वो श्वसन के अंदर उपयोगी होते हैं। ठीक है, श्वसन अंग होते हैं। इसमें जो है कुछ जीवों के बारे में दिया हुआ है, उनके बारे में अपन देख लेते हैं। आपकी बुक में कॉकरोच और केचुए वगैरह हैं, कुछ जंतुओं के श्वसन तंत्र के बारे में बताया हुआ है, तो वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्टली सबसे पहले अपन देखते हैं कॉकरोच में श्वसन। ठीक है, कॉकरोच के अंदर श्वसन श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल के द्वारा श्वसन होता है। इस अंग का आपको जरूर ध्यान में रखना है, श्वसन अंग कौन सा होता है या फिर श्वसन किसके माध्यम से होता है, तो श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल के द्वारा होता है और यह कीटों के अंदर ही पाया जाता है। ये सिस्टम केवल किस में पाया जाता है, कीटों के अंदर ही पाया जाता है। इसके अंदर इनके शरीर के पार्श्व भाग के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं और ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। कॉकरोच का जो शरीर होता है उसके पार्श्व भाग के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं और ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। ठीक है, कीटों के अंदर गैसों के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा हुआ होता है, जो श्वास प्रणाली या वायु वातक कहलाता है। ये जो श्वास प्रणाल होता है वो क्या होता है, देखते हैं हम कि जो कीटों के अंदर जो गैसों के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल होता है, जाल बिछा हुआ होता है, जो कि श्वास प्रणाली या वातक कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीजन युक्त वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर के शरीर के ऊतकों में विसरित होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंच जाती है। ठीक है, और इसी प्रकार सेल्स से CO2 श्वास नालों के अंदर आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। इसको अपन डायग्राम में देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है कॉकरोच का डायग्राम। इसके अंदर ये पार्श्व भाग के अंदर, ठीक है, पार्श्व भाग के अंदर श्वास प्रणाल होती है। ठीक है, डायग्राम से आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में आ जाएगा, इसलिए मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। अगर कॉकरोच का पूछ ले आपको कि किसके माध्यम से होता है, किसके द्वारा श्वसन होता है, तो आपको एकदम से ये डायग्राम दिमाग में आ जाएगा और आपको इसका नाम भी ध्यान में आ जाएगा, श्वास प्रणाल। ठीक है, तो डायग्राम से आपको जल्दी से नाम याद हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको हर जो उपलब्ध होते हैं डायग्राम वो आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं केचुए में किस प्रकार से श्वसन होता है। केचुए में श्वसन अपनी त्वचा से ही होता है। ठीक है, यानी कि केचुआ जो होता है अपनी त्वचा से ही श्वसन करते हैं और केचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्म प्रतीत होती है। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। ठीक है, नोट के रूप में आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मेंढक होता है, मेंढक के अंदर मनुष्य की तरह ही फेफड़े होते हैं, बट वह अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं। यानी कि इनमें फेफड़ों से श्वसन तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ ही त्वचा से भी श्वसन होता है, जो कि आर्द्र और श्लेष्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक अपना है जल में श्वसन, यानी कि जल के अंदर जो जंतु रहते हैं उनमें किस प्रकार से श्वसन होता है, इसके बारे में अपन देखते हैं। मछलियों के अंदर जल में रहने वाले जीव, मुख्यतः हम मछली के बारे में देखेंगे। मछलियों के अंदर क्लोम या गिल्स पाए जाते हैं और ये गिल जो होते हैं या जो क्लोम होते हैं, ये जल के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और क्लोम यानी कि जो गिल्स होते हैं वो त्वचा से बाहर की ओर निकले हुए होते हैं और क्लोम के अंदर रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है और ये गैस विनिमय के अंदर सहायता करती है। ठीक है, आपको इसमें ये ध्यान में रखना है कि मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो क्लोम और गिल्स के द्वारा होता है और ये जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, त्वचा से बाहर निकले हुए रहते हैं और रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है, जिससे गैसों का विनिमय आसानी से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना, क्या पादप भी श्वसन करते हैं? तो हाँ, बिल्कुल पादप भी श्वसन करते हैं, क्योंकि पादप भी जीवित रहने के लिए जीवों की तरह ही श्वसन करते हैं और ये पादप जो होते हैं वो वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं, यानी कि जीवों की तरह ही इनमें भी इसी प्रकार से श्वसन होता है। ठीक है, इनकी जो सेल्स होती हैं उनमें भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज की कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो ग्लूकोज होता है उसके विखंडन के लिए श्वसन के अंदर इनमें भी ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। पादपों के बारे में आपको ये दोनों फैक्ट
ध्यान में रखने हैं ज़रूरी। पादपों के लिए आपको ये दोनों फैक्ट अच्छे से ध्यान में रखना है कि श्वसन के अंदर पादप ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 को मुक्त करते हैं, यानी जीवों की तरह ही श्वसन होता है। जबकि प्रकाश संश्लेषण के अंदर यानी कि भोजन के निर्माण के समय ये CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। ठीक है, तो ये श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपको ध्यान में रखना है। पादप की पत्तियों के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र कहा जाता है। पादप की जो अन्य सेल्स होती हैं, अन्य सभी सेल्स की भांति ही जो मूल कोशिकाएं होती है यानी कि जो जड़ होती हैं, उनके अंदर भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी कि जड़ों के अंदर भी श्वसन की प्रक्रिया होती है। और वहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो उनको कैसे उपलब्ध होती है, तो यह मृदा के अंदर जो मूल कण मृदा के जो कण होते हैं, उनके अंदर जो मूल रोम होते हैं, जिस प्रकार से धसे हुए रहते हैं, उनसे ये इस प्रकार से इस डायग्राम में आप आसानी से देख सकते हैं कि जो ये मृदा के कण होते हैं, उनमें ये जो मूल रोम है यानी कि ये जड़ है, और जड़ से कुछ छोटे छोटे तंतु निकले हुए रहते हैं जिनको मूल रोम कहते हैं, और ये मिट्टी के अंदर धसे हुए होते हैं। और वहाँ पर उपस्थित ये जो वायु कोश होते हैं, और ये मूल रोम मृदा के अंदर उपस्थित जो ये वायु कोश होते हैं, यहाँ पर भरी हुई जो ऑक्सीजन होती है उसको ग्रहण करते हैं और श्वसन करते हैं। ठीक है, अतः यानी कि मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थानों यानी कि जो वायु अवकाश होती है, उनमें उपस्थित जो वायु होती है उससे ऑक्सीजन लेते हैं। श्वसन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम होता है, जो कि सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविता यानी जीवित रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, जो कि अपने NCERT बुक के अंदर चैप्टर के लास्ट में दिए हुए रहते हैं, तो चैप्टर का सार के रूप में होते हैं, इसलिए एक बार देख लेते हैं इनको। नेक्स्ट है अंत्य श्वसन के द्वारा वायु शरीर के अंदर लेते हैं, यानी कि अपन ने दो प्रोसेस पढ़े थे, एक अंत्य श्वसन होता है और एक निःश्वसन या उच्च श्वसन होता है। अंत्य श्वसन में क्या होता है कि हम वायु जो होती है वो शरीर के अंदर लेते हैं, और उच्छ्वसन के अंदर हम वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, इस वायु के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन यानी कि जब अंत्य श्वसन करते हैं तब उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को विखंडित करके CO2 और जल के अंदर तोड़ने के अंदर ये प्रयुक्त होता है। यानी वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है, यानी जब हम अंत्य श्वसन के दौरान जब वायु को अंदर लेते हैं तो उस कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, और इसका उपयोग ग्लूकोज को विखंडित करके उससे CO2 जल और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये अंत्य श्वसन की प्रक्रिया के दौरान जो CO2 मुक्त होती है, ये CO2 जो होती है उच्च श्वसन के दौरान बाहर निकल जाती है। ठीक है, इसमें ग्लूकोज का विखंडन जीवों की सेल्स में होता है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब ग्लूकोज के विखंडन की प्रक्रिया जीवों की सेल्स के अंदर हो रही हो तो उसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं, और अधिकांश जीवों के अंदर कोशिकीय श्वसन ही होता है। यदि भोजन यानी कि ग्लूकोज जो होता है उसमें ऑक्सीजन के उपयोग के द्वारा विखंडित होता है, यानी अगर ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसको वायवीय श्वसन कहा जाता है, और यदि विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। ठीक है, और अवायवीय श्वसन के आपको एग्जाम्पल्स जरूर ध्यान में रखने हैं, जैसे यीस्ट है और हमारी पेशी कोशिकाएं हो जाती हैं। ठीक है, तो इनके अंदर अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अत्यधिक व्यायाम करते समय जब हमारी पेशी कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है, तब भोजन का विखंडन अवायवीय श्वसन के द्वारा होता है, यानी कि हमारी पेशी कोशिकाओं के अंदर अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, लंबे समय तक नहीं, बल्कि ये थोड़े से समय के लिए होता है, जैसे अत्यधिक थकान के वक्त हो जाता है, अत्यधिक शारीरिक श्रम करने के दौरान हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सांस लेना, ये श्वसन का एक चरण है। ठीक है, और जीव जो होते हैं ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेता है और CO2 युक्त वायु को बाहर छोड़ता है। अंत्य श्वसन या फिर निःश्वसन के समय फेफड़े फैलते हैं और उच्च श्वसन में मूल अवस्था के अंदर आ जाते हैं।
अंत्यश्वसन को निःश्वसन भी कहा जाता है और इसके दौरान हमने देखा था कि पसलियाँ जो होता है वो बाहर की तरफ जाती है और डायफ्राम जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है, यानी कि फेफड़े फैलते हैं, इसलिए ये दोनों कंडीशन होती हैं। और उच्चवसन के दौरान क्या होता है कि वायु वापस बाहर निकलती है, CO2 युक्त वायु जो होती है वो शरीर से बाहर निकलती है, तो ऐसी कंडीशन में पसलियाँ अंदर की तरफ आती है और डायफ्राम जो होती है वो अपनी मूल अवस्था के अंदर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है शारीरिक सक्रियता के बढ़ने पर श्वसन की दर भी बढ़ जाती है। ठीक है, यानी जितना अधिक कठिन परिश्रम करते हैं तो श्वसन की दर भी बढ़ती जाती है। गाय, भैंस, कुत्ते और बिल्ली, यानी कि ये कुछ जीव है जिसके अंदर मनुष्य की तरह ही श्वसन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है आपका, केचुए के अंदर गैसों का विनिमय उसकी आर्द्र त्वचा के माध्यम से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, केचुए के अंदर गैसों का विनिमय उसकी आर्द्र त्वचा से होता है। ठीक है, यानी कि केचुए के अंदर श्वसन किसके माध्यम से होता है, तो आर्द्र त्वचा के माध्यम से होता है। मछलियों के अंदर क्लोम या गिल्स पाए जाते हैं जिसके माध्यम से श्वसन होता है, और कीटों के अंदर श्वास प्रणाल होता है जो कि पार्श्व भाग के अंदर पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अपने जब इसको पढ़ा था तब उसका डायग्राम भी देखा था। ठीक है, और नेक्स्ट है पादप सेल्स के अंदर ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है, यानी कि जो पादप सेल्स प्लांट सेल्स होती है उनमें जो ग्लूकोज होता है उसका विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है। जो जीवों में होता है उसी प्रकार से इनमें भी ग्लूकोज का विखंडन होता है, यानी कि पादपों के अंदर भी श्वसन प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, चलती है। और पादप जो होते हैं श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 मुक्त करते हैं। लेकिन अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आपने पढ़ी होगी तो उसके अंदर CO2 को ग्रहण करते हैं पादप और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं जो NCERT के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं पीछे, उनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट है, तिल तिलचट्टे के शरीर में वायु प्रवेश करती है, तो तिलचट्टा यानी कि हमने देखा था जो ये तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच, इसके अंदर शरीर के अंदर करते जो वायु होती है वो श्वास रंध्रों के माध्यम से या श्वास प्रणाल के माध्यम से प्रवेश करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, श्वास रंध्रों के द्वारा इनमें वायु प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारे पैरों में जिस्म पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जो हमारी पेशियाँ होती है उनके अंदर जब अत्यधिक श्रम किया जाता है तो उस कंडीशन में लैक्टिक अम्ल जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है और जिसके कारण ऐंठन होती है। ठीक है, जिसको गर्म पानी से नहाने और जो मालिश वगैरह होती है उससे ये ऐंठन दूर हो जाती है। तो कौन सा अम्ल बनता है यहाँ पे, या कौन सा पदार्थ बनता है, तो लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था के अंदर, ये शब्द जरूर ध्यान में रखना है क्योंकि जब अगर बोलेंगे कि हार्डवर्क के दौरान कितनी होती है श्वसन दर तो वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन विश्राम की अवस्था के अंदर सामान्यतः औसत जो श्वसन दर होती है वो 15 से 18 प्रति मिनट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 15 से 18 प्रति मिनट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च वसन के समय यानी कि जब हम वायु को बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो उच्च वसन के समय पसलियां किधर गति करती है, तो उच्च वसन में क्या होगा, पसलियां अंदर की साइड आएगी। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के ये वाले ऑप्शन हैं और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर नीचे की ओर गति करती है आएगा। ठीक है, लेकिन वैसे उच्च श्वसन के समय जो होती है या उच्च वसन के दौरान अपनी बुक के अंदर जो अंदर दिया हुआ है तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो पसलियां है वो उच्च वसन के समय जो होती है वो अंदर की तरफ आती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अंदर वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो थोड़ा सा नीचे की साइड यानी पसलियाँ ऐसे आती है ना अंदर की साइड, और जब हम श्वसन यानी वायु को अंदर लेते हैं, ठीक है, तब तो वो फैल जाती है तो बाहर की तरफ जाती है। वायु को बाहर निकालते हैं तो इस कंडीशन के अंदर हमारी जो पसलियाँ होती है वो अंदर की तरफ आती है। ठीक है, अंदर की ओर आती है। देखिए फ्रेंड्स, ये है यहाँ पे उच्च वसन का डायग्राम और इसके अंदर पसलियाँ जो होती है वो अंदर की ओर गति करती है, अंदर की ओर यानी इस तरह से आती है। तो वहाँ पे ऑप्शन में नीचे की ओर है तो ये नीचे की साइड यानी थोड़ा सा ऐसे आती है तो उस ऑप्शन को अपन राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी और जो निःश्वसन होता है उसके अंदर पसलियाँ जो होती है बाहर की तरफ गति करती है यानी ऊपर की ओर भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कीजिए। ठीक है, तो कॉलम ए जो है उसके अंदर
ये चीज़ें दी हुई है उनको कॉलम बी से मिलान करना है। ठीक है, फर्स्ट है यहाँ पे यीस्ट। यीस्ट में हमको पता है कि यीस्ट जो होती है वो अवायवीय शोषण करती है और ये अल्कोहल का निर्माण करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्कोहल से इसको मिला देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अपना डायफ्राम या मध्यपट। डायफ्राम क्या होता है, जो अपने फेफड़े के नीचे की साइड इस तरह से जो उभरी हुई संरचना होती है, जो कि श्वसन के दौरान जब हम वायु को अंदर लेते हैं तो ये नीचे की साइड गति करती है, और जब हम उच्च वसन करते हैं यानी कि वायु को बाहर निकालते हैं तब उस कंडीशन के अंदर ये वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। तो ये डायफ्राम होता है। लेकिन यहाँ पे डायफ्राम से रिलेटेड है कि डायफ्राम में इसमें से दिया हुआ है जैसे वक्ष गुहा, तो डायफ्राम कहाँ पे स्थित होता है, वक्ष गुहा के अंदर ही स्थित होता है। ठीक है, फेफड़े के साथ में स्थित होता है, फेफड़ों के नीचे की तरफ स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना है त्वचा। त्वचा के माध्यम से श्वसन कौन करता है, तो केचुआ करता है। ठीक है, तो यहाँ पे केचुए से इसको मिला देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अपना पतियां। पतियां जो होती है उसमें रंध्र वगैरह पाए जाते हैं जिसके माध्यम से ये श्वसन करता है। ठीक है, यानी वायु को अंदर लेता है और छोड़ता है, तो पतियों के अंदर क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना मछली। मछली जो होती है उनमें श्वसन किसके माध्यम से होता है, क्लोम या गिल्स के माध्यम से होता है। ठीक है, तो मछली को हम क्लोम या गिल्स से मिला देंगे। नेक्स्ट है अपना मेंढक। मेंढक जो होता है उसके अंदर भी हमने पढ़ा था कि इनमें जो होती है फेफड़े और त्वचा दोनों के माध्यम से श्वसन होता है, और एक नोट लगा करके भी हमने लिखा था कि जो मेंढक होता है उसके अंदर फेफड़ों के माध्यम से भी श्वसन होता है और त्वचा के माध्यम से भी श्वसन होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है फेफड़े और त्वचा दोनों से श्वसन होता है। नेक्स्ट है अपना कीट। कीट यानी कि यहाँ पे दे रखा है कॉकरोच। ठीक है, अपनी बुक के अंदर एग्जाम्पल कॉकरोच का है, बाकी सभी कीटों के अंतर्गत लगभग जो अधिकांश कीट होते हैं उनमें इनमें जो श्वसन होता है वो श्वास प्रणाली या वातक के माध्यम से होता है। ठीक है, श्वास प्रणाली या वातक के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। सत्य कथन देखना है इसमें से। फर्स्ट स्टेटमेंट है, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अत्यधिक श्वसन के दौरान, अत्यधिक व्यायाम के दौरान व्यक्ति की जो श्वसन रेट होती है वो धीमी नहीं होती है बल्कि वो तेज हो जाती है। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब हमको क्या ढूंढना है, सत्य कथन ढूंढना है। ठीक है, नेक्स्ट है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है। पादपों के अंतर्गत जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो तो दिन में ही होता है, लेकिन और ये दिन के अलावा कभी कभी जब रात में तेज रोशनी रहती है, जैसे कि जो चंद्रमा की कभी प्रकाश जो होता है वो तेज होता है तब भी हो जाता है। तो ये ज्यादातर दिन में ही होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, तो इसके लिए तो ठीक है, लेकिन श्वसन जो होता है वो केवल रात्रि में नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो श्वसन है वो एक सतत प्रक्रिया होती है और दिन में रात में लगातार चलती रहती है। तो ये भी असत्य कथन है। नेक्स्ट है, मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन कर सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा था कि जो मेंढक होता है वो फेफड़े और त्वचा दोनों के माध्यम से श्वसन करता है। ठीक है, सत्य कथन है। ठीक है, नेक्स्ट है, मछलियों के अंदर श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मछलियों के अंदर श्वसन के लिए फेफड़े नहीं होते हैं, क्लोम या गिल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अंत्य श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। अंत्य श्वसन यानी कि जब हम वायु को अंदर लेते हैं तो इस दौरान फेफड़े फैलते हैं और इससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सत्य स्टेटमेंट एक गे वाला था और एक चे वाला हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं, क्योंकि वहां पर उपलब्ध जो वायु होती है उसकी मात्रा भूतल पर उपलब्ध जो मात्रा होती है उससे कम होती है। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। जीवों में परिवहन, जीवों में परिवहन ये आपकी 7th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर दिया गया है, तो अपन वहीं से इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है, और इन अंगों में उत्पन्न जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। ठीक है, यानी कि एक तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो ऑक्सीजन की सप्लाई कर सके, और दूसरा ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल सके। ठीक है, तो यही चीज़ परिवहन के अंदर आती है, और परिवहन के अंदर इसीलिए दो तंत्र हो जाते हैं,
ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाला तो रक्त परिसंचरण तंत्र आ जाएगा और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने वाला उत्सर्जन तंत्र हो जाता है। ठीक है, आज अपन परिसंचरण तंत्र यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और फिर बाद में अपन उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन पढ़ते हैं आज परिसंचरण तंत्र। हृदय और जो रक्त वाहिनियां होती हैं वो संयुक्त रूप से यानी सभी मिलकर के हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। ठीक है, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है हृदय की। ठीक है, यहीं से ब्लड जो होता है वो पंप होता रहता है, पूरे शरीर के अंदर सप्लाई होता रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ब्लड के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हृदय और रक्त वाहिनियों के अंदर क्या बहता है, रक्त, तो रक्त के बारे में अपन को नॉलेज होना चाहिए, तो ये अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसलिए अपन पहले ब्लड के बारे में यानी कि रक्त के बारे में जानते हैं। रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव होता है जो रक्त वाहिनियों के अंदर प्रवाहित होता है। ठीक है, ये पाचित भोजन को शुदांत्र यानी कि जो छोटी आंत होती है वहां से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। ठीक है, और फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की सेल्स तक पहुंचाता है। यानी कि जो शुदांत्र के अंदर यानी छोटी आंत के अंदर जो भोजन का पाचन हो जाता है उसको भी जो पूरे शरीर के अंदर सप्लाई करने का कार्य रक्त ही करता है, और जो फेफड़ों के अंतर्गत जो ऑक्सीजन आती है उसको भी पूरे शरीर के अंदर सप्लाई करने का कार्य रक्त ही करता है। ठीक है, रक्त शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि ब्लड जो होता है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे। वो ब्लड जो होता है ये भोजन को, जो पचा हुआ भोजन होता है उसको पूरे शरीर के अंदर सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन को पूरे शरीर के अंदर सप्लाई करता है, और साथ ही जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको, उसका जो परिवहन है वो भी कौन करता है, ब्लड ही करता है। ठीक है, रक्त एक तरल से बना हुआ होता है जिसे प्लेज्मा कहते हैं। यानी सबसे ज्यादा रक्त के अंदर कौन सा भाग होता है, प्लेज्मा भाग होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की सेल्स जो है वो डूबी हुई रहती हैं, और रक्त के अंदर मुख्य रूप से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, रक्त में मुख्य रूप से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है, ये इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं, केशिकाएं भी होती हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो अपन देखते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, इनके अंदर लाल वर्णक पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है, और इसी के कारण इसका रंग लाल होता है। ठीक है, और यह ऑक्सीजन को अपने साथ में संयुक्त करके, यानी हीमोग्लोबिन जो होता है वो अपने साथ में ऑक्सीजन को जोड़ करके शरीर के सभी अंगों तक और अंत में सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। ठीक है, यानी कि यह पहले ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो पहले ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, और उसके रूप में ये पूरे ब्लड के अंदर सप्लाई होता रहता है और सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी सेल्स को ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। यानी जैसे हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है। ठीक है, इसलिए हीमोग्लोबिन का प्रतिशत शरीर के अंदर सही होना आवश्यक होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। ठीक है, जो रेड ब्लड सेल्स होती है आरबीसी, उसका जीवन काल भी आपको ध्यान में रखना है, 120 दिन का होता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी इसका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक है, ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये ऐसे कुछ रोगाणु आते हैं जो कि रोग उत्पन्न करते हैं हमारे शरीर के अंदर, तो ऐसे रोगाणु जो जब भी आते हैं तो डब्ल्यूबीसी उनसे लड़ाई करके उनको खत्म कर देती है। ठीक है, लेकिन जब डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है तो ऐसी कंडीशन में हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं प्लेटलेट्स यानी कि पट्टिकाणु के बारे में। रक्त का थक्का बनना, इसमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो कि पट्टिकाओं की तरह व्यवस्थित होकर के थक्का बना देती हैं और चोट लगने पर बहते रक्त को रोक देती हैं। तो ये जो थक्का बनाने वाली जो कोशिकाएं होती है वो कौन सी कोशिकाएं होती है, पट्टिकाणु या फिर प्लेटलेट्स होती। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं रक्त वाहिनियों के बारे में। रक्त वाहिनियाँ,
शरीर के अंदर कई प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं जो रक्त को शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। ठीक है, यानी कि ब्लड को सप्लाई करने के लिए कई प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं जो कि ब्लड को शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। हमारे शरीर के अंदर मुख्य रूप से दो प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं, एक धमनी और दूसरी शिरा। ठीक है, पहले अपन धमनी और शिराओं का व्यवस्था क्रम एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं और उसके बाद में हम दोनों के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चित्र में देख पा रहे होंगे ये हार्ट होता है और हार्ट से दो प्रकार की कोशिकाएं आपको मुख्यतः दिखाई दे रही हैं। एक तो ये नीले कलर की और एक रेड कलर की। ठीक है, नीले कलर के अंदर ये इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड यानी कि जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त होता है वो प्रवाहित होता रहता है, इसलिए ये नीले कलर की दिखाई देती है और इनको शिराएं कहा जाता है। और ये जो शिराएं होती है वो हमेशा अशुद्ध रक्त की सप्लाई करती। ठीक है, और जो ये जो रेड कलर की सेल्स दिखाई दे रही है, जो रेड कलर की कोशिकाएं दिखाई दे रही है, इनके अंदर ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो होता है वो सप्लाई होता रहता है, इसलिए ये रेड कलर की दिखाई देती है क्योंकि इनके साथ में जो होती है ऑक्सीजन के साथ में हीमोग्लोबिन जुड़ा हुआ होता है। और ये जो होती है रेड कलर की जो भी कोशिकाएं होती है वो धमनियां होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो होती है पूरे शरीर के अंदर इनका जाल बिछा हुआ रहता है। जैसे जो शिराई होती है वो अशुद्ध जो रक्त होता है या जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको हृदय तक पहुंचाती है, और जो ये धमनियां होती हैं ये हृदय से ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको पूरे शरीर के अंदर सप्लाई करता है। ठीक है, तो इस तरह का जो होता है पूरा घना जाल होता है पूरी बॉडी के अंदर जो होती है, इस तरह से वाहिनियां और जो शिराएं होती है वो पूरे शरीर के अंदर फैली हुई होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से जो होती है ये पूरे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं और जो सिराएं होती है वो पूरे शरीर के अंदर फैली हुई होती हैं। ठीक है, और ये जो धमनियां हैं वो लाल कलर के अंदर दर्शाई गई है और जो शिराएं होती है वो नीले कलर के अंदर दर्शाई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन इसका थ्योरी फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए धमनियां जो होती हैं, हमने देखा था कि जो रेड कलर की जो लाइनिंग दिखाई दे रही थी, जो रेड कलर की जो सेल्स दिखाई दे रही थी उस डायग्राम के अंदर वो सारी धमनियां होती हैं। ठीक है, ये हड्डी से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों के अंदर ले जाती हैं, क्योंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है। यानी कि जब हृदय से ब्लड पंप किया जाता है तो बहुत ही अधिक प्रेशर के साथ में पंप किया जाता है और इसका दाब अधिक होता है, जिससे वो पूरे शरीर के अंदर सप्लाई हो सके। इसलिए जो होती है जो धमनियां होती हैं उनकी भित्ति मोटी, यानी कि इनकी जो दीवारें होती है वो मोटी बनाई जाती है और प्रत्यास्थ बनाई जाती हैं। मोटी का मतलब इसलिए होता है क्योंकि अगर इतना अधिक दाब हृदय जो होता है वो पंप करता है, उस वक्त दाब अधिक होता है, उसको सहन करने के लिए जो होती है दीवारें मोटी बनाई जाती हैं ताकि धमनियां जो होती है वो क्षतिग्रस्त नहीं हो। ठीक है, और प्रत्यास्थ इसलिए होती है क्योंकि वो आराम से थोड़ा सा फैल सके। ठीक है, तो इसलिए प्रत्यास्थ होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होती है उसकी सप्लाई के लिए धमनियां होती हैं, इनकी भित्ति जो होती है मोटी होती है, प्रत्यास्थ होती है, इनके अंदर रक्त का प्रवाह तेजी से होता है और अधिक दाब के साथ में होता है, और ये शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन को सप्लाई करती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो होता है उसको सप्लाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं सिराओं के बारे में। शिराएं जो होती है वह रक्त वाहिनियां होती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वह रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में शरीर के सभी भागों से वापस हृदय के अंदर ले जाती हैं, तो वो शिराएं कहलाती हैं। ठीक है, यानी शिराएं कौन से ब्लड को सप्लाई करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को, यानी कि जो अशुद्ध रक्त होता है उसकी सप्लाई यानी कि उसको वापस हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो ये शिराएं करती हैं। ठीक है, और शिराओं की दीवारें जो होती हैं ये धमनी की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि शिराओं के अंदर जो अशुद्ध रक्त होता है वो आराम से हृदय तक पहुंच जाता है धीरे धीरे। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो रक्त का प्रवाह होता है वो तेजी से नहीं होता है और अधिक दाब भी नहीं होता है, इसलिए इसकी जो दीवारें होती है वो पतली होती हैं। ठीक है, और शिराओं के अंदर कुछ वॉल्व होते हैं, वॉल्व लगे हुए होते हैं, यानी कि उनको गेट समझ लीजिए। ठीक है, तो वॉल्व लगे हुए रहते हैं जो कि रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित करते हैं, यानी वापस अंगों की तरफ नहीं भेजता है। ये जो शिराई होती है इसके अंदर जो वॉल्व लगे हुए रहते हैं ये हमेशा रक्त को हृदय की तरफ ही भेजने का कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये धमनी और शिराओं के बारे में आपको मुख्यतः दो बातें ध्यान में रखनी है कि धमनी के अंदर ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है वो ही सप्लाई होता है, और शिराओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त होता है वो सप्लाई होता है। कुछ अपवाद भी होते हैं जो अपन आगे देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट अपन देखते हैं नाड़ी स्पंदन के बारे में, यानी कि नब्ज। ठीक है, दाहिने यानी कि दक्षिण हाथ की मध्य और तर्जनी अंगुली को अपनी बाई यानी कि वाम कलाई जो होती है उस पर रख करके देखने पर कुछ स्पंदन गति यानी कि धक धक महसूस होती है। यही स्पंदन नाड़ी स्पंदन यानी कि नब्ज कहलाती है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डायग्राम के अंदर इस प्रकार से नाड़ी की गति को देखा जाता है। ठीक है, जब हम दाहिने हाथ से जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है उसके अंदर इस तरह से तर्जनी और मध्यमा अंगुली जो होती है उसको रख करके देखते हैं, तब यहाँ पे जो होती है धक धक की धक धक जो है पल्सेशन चलती रहती है, वो नाड़ी स्पंदन होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं स्पंदन दर के बारे में। ठीक है, स्पंदन दर यानी कि ये जो नाड़ी का स्पंदन होता रहता है उसी के बारे में है कि जो प्रति मिनट यानी 1 मिनट के अंदर जितने स्पंदन होते हैं उसकी संख्या को स्पंदन दर कहा जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो विश्राम की अवस्था होती है उसके अंदर किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर स्पंदन की दर कितनी होती है, तो 72 से लेकर के 80 तक स्पंदन प्रति मिनट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो अभी अपने व्यवस्था क्रम देखा था उसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट कोशिकाएं भी होती हैं जिनको केशिकाएं कहा जाता है। सबसे पहले जो धमनियां होती हैं, धमनियां जो होती हैं आगे वाहिनियों के अंदर विभाजित होती हैं, और ये वाहिनियां जो है ऊतकों के अंदर पहुंच करके यानी कि जो सेल्स की यानी कि जो कोशिकाएं होती है उनके जो गुच्छे के रूप में जहाँ भी सेल्स का जाल होता है वहाँ पे ऊतकों के अंदर पहुंच करके वापस अत्यधिक रूप से अत्यधिक जो पतली नलिकाएं होती है उसमें वापस विभाजित हो जाती है। कौन विभाजित होती है? वाहिनियां। ठीक है, ऊतकों के अंदर पहुंच करके फिर से विभाजित हो जाती है, और इन जो पतली पतली जो नलिकाएं होती हैं उनको केशिकाएं कहा जाता है। ठीक है, और ये केशिकाएं आगे पुनः विभाजित होकर के शिराएं बनाती हैं। ठीक है, यानी कि धमनियां जो होती है वो वाहिनियों के अंदर विभाजित हो जाती है, वाहिनियां आगे जाकर के पतली नलिकाओं के रूप में विभाजित हो जाती है, और ये जो नलिकाएं होती है वो केशिकाएं होती है, और केशिकाएं आगे सिराएं बनाती हैं जो कि रक्त को वापस हृदय के अंदर ले जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन देखते हैं धमनी और शिरा के बारे में। जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि धमनी जो होती है वो सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती है, और जो शिराएं होती है वो सदैव कार्बन डाइऑक्साइड जो समृद्ध रक्त होती है उसको ले जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसके अपवाद है, इसका एक अपवाद है फुफ्फुस धमनी। ठीक है, और फुफ्फुस शिरा। ठीक है, शिराओं के अंदर जो है अपवाद होता है फुफ्फुस शिरा का, और जो धमनियां हैं उसके अंदर अपवाद होता है फुफ्फुस धमनी का। देखिए, अभी हमने देखा था कि जो धमनी होती है वो ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है उसको सप्लाई करती है, लेकिन ये फुफ्फुसीय धमनी ऐसी धमनी होती है जो कि हृदय से रक्त ले जाती है, और इसलिए इसको शिरा नहीं कहते हैं बल्कि धमनी ही कहते हैं। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त होता है उसको फेफड़ों के अंदर ले जाती है। ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो समृद्ध रक्त है उसको फेफड़ों तक ले जा रही है, क्योंकि ये हृदय से ले जाती है इसलिए इसको धमनी कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली में इसके अंदर अशुद्ध रक्त सप्लाई होता। ठीक है, इसलिए इसका अपवाद है कि जो सदैव ऑक्सीजन समृद्ध को ले जाती है उसका अपवाद है कि इसके अंदर जो है फुफ्फुस धमनी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त सप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसके अंदर जो सिराओं के बारे में हमने पढ़ा कि इसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध जो रक्त होता है वो ही सप्लाई होता है, लेकिन इसका अपवाद है फुफ्फुस सिरा। ठीक है, ये फुफ्फुस सिरा जो होती है ये ऑक्सीजन समृद्ध जो रक्त होती है उसको फेफड़ों से हृदय के अंदर लेके आती है। ठीक है, और क्योंकि ये रक्त को लेके आती है इसलिए इसको शिरा कहा जाता है, और लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन समृद्ध जो रक्त होता है वो फेफड़ों के अंदर फेफड़ों से हृदय के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना रक्तदान या महादान। देखिए फ्रेंड्स, जब किसी को चोट वगैरह लग जाती है तो बहुत अधिक ब्लड जो होता है वो लूज हो जाता है, और उससे किसी भी की मृत्यु भी हो सकती है। तो जो रक्त है उसकी जब किसी को कमी होती है तो उसको जो किसी और से लिया जाता है। ठीक है, तो जो भी देने वाला होता है उसको जब वो रक्त का दान करता है तो उसको रक्तदान कहा जाता है, जो कि एक महादान के रूप में भी होता है। तो रक्त की अनुपलब्धता की स्थिति के अंदर ब्लड बैंकों के अंदर जो सुरक्षित रखा गया ब्लड होता है उसका यूज किया जाता है, और ये रक्तदान से ही प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि जो रक्त का डोनेशन करते हैं उनके रक्त को जो है जिसको भी आवश्यकता होती है उसके लिए काम में लिया जाता। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन देखते हैं परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था चित्र। ठीक है, ये अपना है हृदय। ठीक है फ्रेंड्स, डायग्राम अच्छा तो नहीं है लेकिन अपन समझ लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये होता है अपना हृदय, और हृदय जो होता है इसे ये फुफ्फुसीय सिरा
और ये फुफ्फुसीय धमनी, ये दोनों कहाँ से जुड़ी हुई है? फेफड़ों से जुड़ी हुई है, ठीक है। देखिए हमने पिछला चैप्टर जीवों में श्वसन को पढ़ा था और उसके अंदर हमने फेफड़ों के बारे में विस्तृत जानकारी भी हासिल करी थी। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन है वो फेफड़ों तक पहुँचती है और यहाँ पर जो होती है ब्लड सेल्स का घना जाल होता है और यहाँ पे जो है जो ब्लड है उसका फ़िल्ट्रेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है वो तो हृदय तक पहुँच जाता है और हृदय में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो फेफड़ों तक जाता है और वहाँ से वापस ऑक्सीजनेटेड होकर के हृदय तक पहुँचता रहता है। ठीक है? तो जो फुफ्फुसीय शिरा होती है वो तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को लाती है, जो कि अभी हमने देखा था अपवाद स्वरूप। वैसे शिराएँ जो होती है वो अशुद्ध रक्त को सप्लाई करती है, लेकिन फुफ्फुसीय शिरा इसका अपवाद है। ये ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है उसको फेफड़ों से हृदय तक लाती है। ठीक है? और जो फुफ्फुसीय धमनी होती है ये हृदय से जो अशुद्ध रक्त होता है उसको फेफड़ों तक पहुंचाती है। ठीक है फ्रेंड्स? और बाकी जो हृदय है उससे जो भी पूरा अपना पूरा जो बॉडी होता है उसके अंदर ब्लड जो होता है वो सप्लाई होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये शिराएँ होती हैं और ये शिराएँ जो होती है नीले कलर की दिखाई देती है और ये पूरे शरीर के अंदर जो भी केशिकाओं के अंदर जो अशुद्ध रक्त होता है उसको केशिकाओं से हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है? शिराएँ करती है। ठीक है? और हृदय से जो शुद्ध रक्त होता है उसको दूसरी होती है अपनी धमनियाँ और ये धमनियाँ जो होती हैं शुद्ध रक्त को हृदय से केशिकाओं तक पहुंचाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये अपना होता है परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था चित्र और इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है कि जो हृदय होता है वहाँ से फुफ्फुसीय धमनी जो होती है वो अशुद्ध रक्त को सप्लाई करती है। ठीक है? और जो फुफ्फुसीय शिरा होती है वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड को सप्लाई करती है और हृदय से जो धमनियाँ हैं वो शुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों तक सप्लाई करती है और जो शिराएँ होती है वो विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक सप्लाई करती है। देखिए फ्रेंड्स, पिछले लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो परिसंचरण तंत्र था उसको स्टार्ट किया था और इसके अंदर जो भी परिसंचरण से संबंधित सामान्य जानकारी थी वो अपन ने देख ली थी। ठीक है? और एक परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था डायग्राम भी देख लिया था। उसके अंदर हृदय का इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आज अपन हार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है? देखिए फ्रेंड्स, हृदय वह अंग होता है जो कि रक्त के द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है और निरंतर धड़कता रहता है। यानी कि हमारा हृदय जो है ऐसा अंग होता है जो कि निरंतर धड़कता रहता है, यानी कि बिना रुके जीवन पर्यंत ये कार्य करता रहता है। ठीक है? तो हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। इसलिए हमारे शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा है? हमारा हृदय। ठीक है? और हमारी हृदय का वजन जो है 300 ग्राम होता है, लगभग 300 ग्राम होता है और जो हृदय है वो वक्ष गुहा के अंदर स्थित होता है। देखिए हमने जब श्वसन पढ़ा था तब पढ़ा था कि जो फेफड़े हैं वो भी वक्ष गुहा के अंदर स्थित होते हैं और इसी प्रकार जो हार्ट है वो भी वक्ष गुहा के अंदर ही स्थित होता है। इसका निचला सिरा यानी कि जो हिस्सा होता है ये थोड़ी बाईं ओर झुका हुआ रहता है, बाईं तरफ झुका हुआ रहता है। किसका? हृदय का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो बाईं तरफ झुका हुआ रहता है। ठीक है? हमारे हृदय का आमाप यानी कि इसका साइज जो होता है हमारी बंद मुट्ठी के बराबर होता है। यानी इसका आकार देखा जाए तो वो लगभग एक बंद मुट्ठी के समान या इसकी बंद मुट्ठी के आकार के बराबर होता है। ठीक है? हृदय के अंदर ऑक्सीजन समृद्ध और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त परस्पर मिले नहीं यानी मिक्स नहीं हो, इसके लिए हृदय के अंदर 4 कोष्ठक होते हैं या 4 कक्ष होते हैं। ऊपर वाले जो 2 कक्ष होते हैं वो तो आलिंद होते हैं और निचले जो 2 कक्ष होते हैं वो निलय कहलाते हैं। ठीक है? अभी अपन हार्ट की स्ट्रक्चर देखेंगे, अपन देखेंगे कि आलिंद कौन से होते हैं और निलय कौन से होते हैं। ठीक है? यानी कि आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो हार्ट होता है वो एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है लगभग और इसके अंदर 4 कोष्ठक या कक्ष होते हैं। ऊपर वाले 2 कक्ष आलिंद कहलाते हैं और निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। ठीक है? ऐसी व्यवस्था किसके लिए होती है? ब्लड को मिक्स होने से बचाने के लिए। ठीक है? क्योंकि हृदय के अंदर जब हमने कल परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था चित्र देखा था तब उसके अंदर देखा था कि शुद्ध रक्त भी उसी के अंदर से जा रहा था और अशुद्ध रक्त भी उसी में आ रहा था। तो इस प्रकार से जब शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त जो होते हैं वो मिक्स नहीं हो, इसके लिए 4 कक्ष होते हैं। ठीक है? इन कक्षों के बीच का विभाजन दीवार यानी कि जो इनको सेपरेट करने वाली जो लेयर्स होती हैं ये लेयर्स ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को परस्पर मिक्स नहीं होने देती हैं। ठीक है? ये जो
कल अपन ने परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था चित्र देखा था, वही है। इसके अंदर यहाँ पे जो ये फुफ्फुसीय धमनी होती है, वो अशुद्ध रक्त जो है उसको हृदय से फेफड़ों तक ले जा रही है। यानी कि हृदय में जो अशुद्ध रक्त आता है अंगों से इकट्ठा होकर के वो फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा। यानी कि एक तरफ तो इसमें अशुद्ध रक्त पहुंचाया जा रहा है और दूसरी तरफ जो होती है फुफ्फुसीय सिरा, फुफ्फुसीय सिरा जो होता है ये फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय के अंदर लाती है। यानी कि दोनों ही तरह का ब्लड जो होता है वो हृदय के अंदर आ रहा है और इसी की इनको अलग अलग रखने के लिए ही इसके अंदर 4 भाग होते हैं। ऊपर वाले 2 आलिंद होते हैं और नीचे वाले 2 निलय होते हैं और हृदय जो होता है वो बाई तरफ थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, और कल हमने हृदय की धड़कन भी पढ़ी थी। इसके अंदर यानी हृदय स्पंदन जो अपन ने पढ़ा था उसमें आपको एक फैक्ट और ध्यान में रखना है कि हृदय की जो धड़कन होती है वो पेसमेकर के द्वारा नियंत्रित की जाती है। पेसमेकर को SA नोड भी कहा जाता है और ये राइट ऑरिकल यानी दाया आलिंद जो होता है उसके अंदर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हृदय की धड़कन किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? पेसमेकर की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हृदय स्पंदन आपके इसमें बुक में दे रखा है टॉपिक, इसलिए यानी कि उसको कौन नियंत्रित करता है? तो पेसमेकर नियंत्रित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन देखेंगे हार्ट की क्रियाविधि, यानी कि वो कैसे काम करता है, उसके अंदर किस प्रकार के अलग अलग कोश होते हैं या ये कक्ष होते हैं, तो उन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, और हार्ट के बारे में एक और फैक्ट ये ध्यान में आपको रखना है कि हृदय जो होता है वो स्वयं की पेशी के द्वारा नियंत्रित होता है। यानी कि वो किसी और के द्वारा नहीं, वो स्वयं की जो पेशियां होती है उनके द्वारा ही ये नियंत्रित होता है। ठीक है, और जो मनुष्य के अंदर हार्ट के अंदर 2 बार रक्त आता है और वापस जाता है, इसलिए दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जो कि स्तनधारियों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि रुधिर जो होती है हृदय के अंदर 2 बार प्रवेश करता है। ये हैं फ्रेंड्स, अब अपन देखते हैं जो हार्ट है उसकी किस प्रकार से ये क्रियाएं होती हैं वो अपन देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, उसको मैंने कोष्टक के अंदर या कक्षों के अंदर बांट दिया है। अपन ने अभी देखा था कि हार्ट के अंदर 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 और 4। ठीक है, इस प्रकार से ये 4 कक्ष हो गए। ठीक है, ऊपर वाले दोनों आलिंद होते हैं और नीचे वाले ये दोनों हिस्से निलय कहलाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे कि इधर वाले जो है ये बायां आलिंद है और इधर वाला दायां आलिंद है। ठीक है, डायग्राम के हिसाब से अपन ये ध्यान में रखेंगे कि इधर अपना बायां आलिंद है और इधर दायां आलिंद है। ठीक है, और इधर ये बायां निलय है और ये इधर वाला दायां निलय है। ठीक है, देखिए बायां निलय जो है वो थोड़ा सा बड़ा बनाया है क्योंकि ये हल्का सा बड़ा होता है अन्य कक्षों से। ठीक है, और ये दोनों आलिंद जो होते हैं वो दोनों निलय से थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन देखते हैं इसकी कार्यविधि के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो महाशिरा होती है, ये महाशिराएं जो होती है अशुद्ध रक्त को अंगों से इकट्ठा करके, यानी कि ये जो महाशिरा होती है वो CO2 युक्त जो अशुद्ध रुधिर होती है उसको हृदय के दाएं आलिंद के अंदर लाती है। यानी कि सारे अंगों से इकट्ठा करके ये जो महाशिराएं होती है वो अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद के अंदर लाती है और यहाँ से ये त्रिवलनी कपाट के द्वारा, यहाँ पर एक कपाट होता है जिसको त्रिवलनी यानी कि ट्राई कप्सिड वॉल्व कहा जाता है, त्रिवलनी कपाट कहा जाता है। यहाँ से ये दाएं नीले के अंदर आ जाता है। ठीक है, और दाएं नीले से ये फुफ्फुसीय महाधमनी के द्वारा, यानी कि जो फुफ्फुसीय महाधमनी होती है उसके द्वारा ये जो CO2 युक्त अशुद्ध रुधिर होता है वो फेफड़ों तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, और फिर जब ये अशुद्ध रक्त जो होती है वो फेफड़ों तक पहुंच जाता है तो वहां पे जो शुद्ध हो रखा ब्लड होता है वो फुफ्फुसीय सिरा के माध्यम से, कौन से सिरा के माध्यम से? फुफ्फुसीय सिरा जो होती है ये फेफड़ों से रक्त को लेके आ रही है, इसलिए इसका नाम सिरा है। लेकिन ये एक्चुअली में कौन सा ब्लड लाती है? शुद्ध ब्लड लाती है। ठीक है, तो जो फेफड़े होते हैं वहां से शुद्ध यानी कि CO2 मुक्त जो रुधिर होता है वो फुफ्फुसीय सिरा के द्वारा बाएं आलिंद के अंदर लाया जाता है। ठीक है, और बाएं आलिंद से ये द्विवलनी यानी कि बाई कप्सिड जो वॉल्व होता है उसके द्वारा ये बाएं नीले के अंदर भेज दिया जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ से ये महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इसमें क्रियाविधि के बारे में यही साधारण रूप से ध्यान में रखना है।
कि शरीर के विभिन्न अंगों से जो है अशुद्ध ब्लड जो होता है उसको महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद के अंदर लाया जाता है, और दाएं आलिंद से ये ट्राई कप्सिड वॉल्व जो होता है यानी कि त्रिवलनी जो कपाट होता है उसके माध्यम से दाएं नीले के अंदर भेज दिया जाता है, और यहाँ से ये फुफ्फुसीय महाधमनी जो होती है उसके द्वारा फेफड़ों तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, और फिर वहाँ पर जो शुद्ध रक्त होता है वो फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा ये बाएं आलिंद के अंदर भेजा जाता है, और बाएं आलिंद से ये बाई कप्सिड वॉल्व यानी कि द्विफलनी कपाट के द्वारा बाएं नीले के अंदर भेज दिया जाता है, और यहाँ से ये महाधमनी के द्वारा विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, ये जो है चारों कोष्ठक साथ साथ ही कार्य करते रहते हैं फ्रेंड्स। जब ये दोनों से यहाँ से तो अशुद्ध रक्त आ रहा है और यहाँ से शुद्ध रक्त आ रहा है, दोनों में एक साथ ही आते हैं, और फिर जब ये दोनों वॉल्व जो होते हैं वो एक साथ ही खुलते हैं और दोनों आलिंदों के अंदर संकुचन होता है, जिससे ये दोनों वॉल्व खुल जाते हैं और ब्लड एक साथ जो होते हैं नीले के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ठीक है, और इस दौरान लब की धमनी सुनाई देती है। कौन सी धमनी सुनाई देती है? लब की धमनी सुनाई देती है जब ये दोनों वॉल्व खुलते हैं तब। ठीक है, और जब ये ब्लड जो होता है वो नीले के अंदर आ जाता है, दोनों नीले के अंदर, तब ये वॉल्व जो होते हैं वापस बंद हो जाते हैं, और यहाँ पे जो इनके जो महाधमनियों के जो ये महाधमनी का और ये जो फुफ्फुसीय धमनी होते हैं इनके वॉल्व जो होते हैं वो खुल जाते हैं, और फिर नलियों में संकुचन के द्वारा जो है इसको आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है ब्लड को। और इस दौरान जो होती है जब इनके वॉल्व जो है वो खुलते हैं तब भी इनमें डब की धमनी सुनाई देती है। तो इस प्रकार से जो है हृदय के स्पंदन के अंदर लब डब की धमनी भी सुनाई देती है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे ये संकुचन और अनुशीतलन यानी कि जब संकुचित होते हैं तो संकुचन की प्रक्रिया, और अनुशीतलन यानी वापस जब ये अपनी विराम अवस्था में आ जाते हैं तो अनुशीतलन की अवस्था, तो इनमें अलग अलग समय लगता है। इतना आपकी बुक में दिया गया नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जब सिस्टोल की प्रक्रिया होती है तो उसके अंदर 0.1 सेकेंड का समय लगता है, और डायस्टोल की प्रक्रिया होती है तब 0.7 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, इसके लिए आलिंदों के लिए, और टोटल मिलाकर 0.8 सेकेंड का समय लगता है, और ये एक हृदय स्पंदन के बराबर होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो होती है जब ये महाधमनी के द्वारा जब ये जाता है तब तो यहाँ पे नलियों के अंदर संकुचन के समय तो यहाँ पे 0.3 सेकेंड का समय लगता है, और जब वापस ये अनुशीतलन अवस्था के अंदर आते हैं तो 0.5 सेकेंड का समय लगता है। तो इस प्रकार यहाँ पर भी 0.8 सेकेंड का ही समय लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरी क्रियाविधि चलती रहती है। आपको इनमें सबसे ज़्यादा यही इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है कि जो महाशिरा होती है उसके द्वारा अशुद्ध रक्त कहाँ पे लाया जाता है? दाएं आलिंद के अंदर, और जो फुफ्फुसीय शिरा होती है उसके द्वारा फुफ्फुस यानी कि जो हमारे फेफड़े होते हैं वहां से शुद्ध रक्त को लाया जाता है। ठीक है, और दोनों जो आलिंद होता है और नेले होता है दोनों के बीच में, बाएं आलिंद और बाएं नेले के बीच में कौन सा कपाट होता है? तो बाई कप्सिड। बाह बाह से आप ध्यान में रख सकते हैं कि बायां आलिंद बायां नेले बाई कप्सिड बोलो, और ऐसे ही दाएं आलिंद के अंदर और दाएं नेले के बीच में, दोनों के बीच में ट्राई कप्सिड वॉल्व होता है यानी त्रिवलनी कपाट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन देखेंगे हृदय स्पंदन के बारे में कुछ और फैक्ट है वो देख लेते हैं। हृदय के कक्ष की भित्तियों यानी कि जो हृदय की जो कक्ष की भित्तियां होती है, जो भी अपन ने 4 कक्ष देखे थे उनकी भित्तियां पेशियों की बनी हुई होती है, और ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती रहती हैं। ये लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर के हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट कहलाती है। ठीक है, जो कि अपन ने पहले भी देख ली थी। ठीक है, और यह है यानी हृदय स्पंदन हार्ट बीट जो होती है एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर 72 प्रति मिनट होती है। ठीक है, 72 पर मिनट होती है, और हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है यानी लगातार हृदय जो है वो स्पंदन करता रहता है। चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करता है। कौन से यंत्र का? स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करता है, और ये जो स्टेथोस्कोप यंत्र होता है यह हृदय स्पंदन की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति होती है। क्या होती है? ये हृदय स्पंदन जो होती है उसकी ध्वनि को आवर्धित करके, यानी कि जो हृदय की ध्वनि होती है वो तो बहुत ही कम डेसिबल की होती है, तो उसको जो आवर्धित करके सुनाई कौन सा यंत्र देता है? तो वो स्टेथोस्कोप होता है, और इसके माध्यम से ही हृदय की धड़कन को सुना जाता है। ठीक है, इसके ये जो स्टेथोस्कोप होता है इसके एक सिरे पर एक चेस्ट
पीस लगा हुआ होता है जिसको चेस्ट पर लगाया जाता है और इसके अंदर एक संवेदनशील डायफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर 2 एयर पीस होते हैं यानी श्रोतिका लगे हुए होते हैं और ये एक नली के द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े हुए रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा स्टेथोस्कोप। इसके अंदर ये श्रोतिका है यानी कि जो एयर पीस होते हैं वो है और ये चेस्ट पीस होता है, ठीक है। और ये ट्यूब के माध्यम से, एक नली के माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। और जब डॉक्टर जो होते हैं हृदय की धड़कन को देखते हैं तो चेस्ट पीस यानी इसको चेस्ट पर रखते हैं और या पीठ पर रखते हैं और फिर श्रोतिका के माध्यम से हृदय स्पंदन जो होती है उसको देखते हैं या सुनते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उससे रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट, ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी थी? तो इसका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। विलियम हार्वे नामक चिकित्सक ने करी थी जो कि अंग्रेज था और इसने रक्त परिसंचरण की खोज करी थी, ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले ये बताया था कि रक्त शरीर की वाहिनियों के अंदर दोलन करता रहता है, यानी कि जब रक्त परिसंचरण की खोज नहीं हुई थी उस वक्त सबसे पहले किसने बताया था कि रक्त जो है वो शरीर की वाहिनियों में दोलन करता रहता है? तो ये विलियम हार्वे ने ही बताया था। इसलिए रक्त परिसंचरण की खोज का श्रेय विलियम हार्वे को ही जाता है, ठीक है। इस इनका जब इन्होंने ये कहा था कि रक्त शरीर की वाहिनियों के अंदर ही दोलन करता रहता है तब कई लोगों ने इनका उपहास भी उड़ाया था और लेकिन आखिर में इन्होंने जो है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करी है तो बहुत बड़ा काम किया है। तो जो अच्छे कार्य करते हैं उनका उपहास ही किया जाता है फ्रेंड्स, लेकिन हार कभी नहीं माननी चाहिए, हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, ठीक है। और इस प्रकार की जब ये बात बोली गई थी तब इसको परिसंचारी यानी कि सर्कुलेटर कहा जाता था, ठीक है। और मृत्यु से पहले परिसंचरण को जीव वैज्ञानिक तथ्य के रूप में ही मान्यता मिली थी, लेकिन बाद में जो है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतु होते हैं उनमें कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में ये रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वे अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। अतः इन परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि हाइड्रा और स्पंज जैसे जो जंतु होते हैं उनके अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, बल्कि उनकी जगह ही जो जल होता है उनके शरीर में प्रवेश करता है और उनके द्वारा ही जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका परिवहन हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे पादपों में किस प्रकार से परिवहन होता है, ठीक है। पादप अपनी जड़ों के द्वारा यानी कि मूलों के द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषक जो तत्व होते हैं उनका अवशोषण करके पत्तियों तक पहुंचाते हैं और पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती हैं, ठीक है। और यही भोजन इनको ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। यानी कि पादपों के अंदर जो है पत्तियां हैं, पादपों के अंतर्गत यानी कि पादपों में पत्तियों के द्वारा जल, खनिज लवण और अन्य जो पोषक तत्व होते हैं उनके उपयोग के द्वारा सनलाइट की सहायता से और जल के उपयोग के द्वारा भोजन बनाया जाता है और ये भोजन इनको ऊर्जा प्रदान करता है। और जीवों में हमने देखा था कि जीवों की प्रत्येक कोशिका जो होती है उसमें ग्लूकोज के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन देखते हैं मृदा से जल और खनिजों का परिवहन कैसे होता है, ठीक है। यानी कि मृदा के अंदर जो ये जल और जो खनिज पोषक तत्व होते हैं ये उपयोगी पदार्थ पत्तियों तक कैसे पहुंचते हैं, उसका परिवहन किस प्रकार से होता है, ये अब अपन देखेंगे, ठीक है। पादपों के अंदर मूलों के द्वारा यानी कि जड़ों के द्वारा जल और खनिजों का अवशोषण होता है। सबसे पहले ये जो मृदा के अंदर उपयोगी पदार्थ होते हैं, जल होते हैं और जो खनिज लवण होते हैं ये मूलों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, यानी कि मूलों के द्वारा जो होती है यानी कि जड़ों के द्वारा इनका अवशोषण कर लिया जाता है। और मूलों के अंदर अवशोषण के लिए मूल रोम होते हैं, यानी कि जड़ों से ही कुछ छोटे छोटे तंतु और निकले हुए रहते हैं जो कि इन पदार्थों को अवशोषित करते हैं, उन्हें कहा जाता है मूल रोम। और यही मूल रोम जल के अंदर घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतग्रहण के लिए मूल की सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। यानी कि इतने पतले पतले तंतु होते हैं कि यह जो अलग अलग जब पतले पतले तंतु निकले हुए रहते हैं तो उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और इससे ये जल और जो खनिज लवण होते हैं वो आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। और ये जो मूल रोम होते हैं वो मृदा कणों के बीच बीच में उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं और वहीं से जो है इनका अवशोषण करते ही रहते हैं।
पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं, और यही वाहिकाएं जो होती है वो विशेष प्रकार की बनी हुई होती है जो कि संवहनी ऊतक बनाती हैं। यानी कि जो जल और पोषक तत्व होते हैं उनके परिवहन के लिए, यानी कि ये जो मूल रोम होते हैं वहां से जड़ के अंदर अवशोषित कर लिए जाते हैं, और वहां से जो होती है यानी कि मृदा से ये जो जल और पोषक तत्व होते हैं इनको सबसे पहले मूल रोमों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और मूल रोमों से ये मृदा के अंदर ही जो उपस्थित जड़ी होती है उन तक पहुंचा दिया जाता है, और फिर जड़ों से ये आगे बढ़ता हुआ पत्तियों तक कैसे पहुंचता है उसके लिए कुछ वाहिकाएं होती हैं, और ये वाहिकाएं जो होती है पाइप जैसी संरचनाएं होती हैं जो कि पूरे पौधे के अंदर फैली हुई रहती है, और ये जो वाहिकाएं होती है वो विशेष प्रकार की कोशिकाओं की बनी हुई होती है, और ये कोशिकाएं जब एक ही प्रकार का कार्य करती है तो उन्हें ऊतक कहा जाता है, और यहाँ पर जो ऊतक ये बनता है इस प्रकार का ऊतक उसको कहा जाता है संवहनी ऊतक। ठीक है, तो ये संवहनी ऊतक का नाम आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा ऊतक होता है। यहाँ पे वाहिकाएं वगैरह जो मिलकर बनाती है तो वो होता है संवहनी ऊतक। ठीक है, उत्तक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव के अंदर किसी भी विशेष कार्य को संपादित करता है। यानी कि जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के किसी एक कार्य को संपादित करती हैं तो उस कोशिकाओं के समूह को उत्तक कह दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो वाहिकाओं का समूह होता है वो संवहनी उत्तक बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पादपों के अंदर परिवहन के लिए, यानी कि ये जो परिवहन होता है ये जो संवहनी उत्तक होता है परिवहन के लिए होता है, और ये जो उत्तक होता है वो भी दो प्रकार का होता है, एक तो जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि जाइलम के द्वारा किसका परिवहन किया जाता है और फ्लोएम के द्वारा किसका परिवहन किया जाता है। ठीक है, तो जाइलम को आपको जैसे ही ध्यान में रखना है कि जाइलम जो होती है वो जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों के अंतर्गत संवहनी ऊतक होता है, उसे जाइलम कहा जाता है। यानी कि जल और जो पोषक तत्वों के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक होता है, संवहनी ऊतक के रूप में जाइलम होता है। पूरे प्लांट्स के अंदर जाइलम चैनलों यानी कि नलियों का सतत जाल बनाता है, जो कि ये जो संवहनी ऊतक होता है वो जाइलम चैनलों का यानी कि नलियों का सतत जाल बनाता है, जो कि मूलों को तनों और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ देता है, और इस प्रकार बना हुआ तंत्र पूरे पादप के अंदर जल का परिवहन करता है। यानी कि इसमें से सबसे इनमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है फ्रेंड्स कि आपको ध्यान में रखना है कि जल और जो पोषक तत्व होते हैं उनका परिवहन कौन करता है, तो जाइलम ऊतक करता है। और अगर ये बोल दे कि पत्तियों के अंदर जो भोजन निर्मित होता है उसको पूरे पादप के अंदर कौन सप्लाई करता है, तो आएगा फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम के बारे में देखते हैं अपन। पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं और भोजन को पादपों के सभी भागों के अंतर्गत ले जाया जाता है। ये कार्य एक संवहनी ऊतक के द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम यानी कि पोषवाहा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि फ्लोएम या पोषवाहा जो होती है किसका परिवहन करती है, तो पत्तियों के अंदर जो भोजन बनता है उसको पूरे पादप तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, फ्लोएम करता है। ठीक है, अतः इस प्रकार से पादपों के अंदर पदार्थों के परिवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम नामक दो संवहनी ऊतक होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जल के जो जाइलम होता है उसके द्वारा जल और पोषक तत्वों का परिवहन किया जाता है, जो कि जड़ से यानी कि मूल रोमों से लेकर के पत्तियों की तरफ और पादप के अन्य भागों की तरफ जाती है। ठीक है, और जो फ्लोएम होता है इसके द्वारा क्या किया जाता है कि जो पत्तियों के अंदर जो भोजन बनता है उसको जो पादप होता है उसमें पादप के जितने भी भाग होते हैं जड़ वगैरह मूल रोम तक भोजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है, फ्लोएम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन देखते हैं फ्रेंड्स जीवों में उत्सर्जन कैसे होता है। ये भी परिवहन के अंदर ही आता है उत्सर्जन। आपकी बुक के अंदर 7th क्लास की जो बुक है उसके अंदर परिवहन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर ही साथ में उत्सर्जन भी दिया हुआ है, यानी कि उत्सर्जन भी अपन को इसमें पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी अपन देख लेते हैं। इसमें जो थोड़े बहुत फैक्ट है वो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, जीवों में उत्सर्जन शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसके रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के द्वारा उच्च वसन के समय शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। यानी कि जो फेफड़ों के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको तो उच्च वसन के द्वारा यानी कि जब हम सांस छोड़ते हैं तब इसको तो बाहर निकाल देते हैं। यानी कि यहाँ पे जो अपशिष्ट पदार्थ बन रहा था उसका निष्कासन तो यहाँ हो जाता है, उच्च वसन के द्वारा हो जाता है। अन्य जो अपाचित भोजन होता है उसको बहिक्षेपण प्रक्रम के द्वारा
मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि जो भोजन से अपशिष्ट पदार्थ बनता है उसको मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो उत्सर्जन तंत्र के रूप में अपन को क्या पढ़ना है, यहाँ पर जो सेल्स कार्य करती है और उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको निर्मुक्त करने का जो प्रोसेस होता है वो अपन को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं उत्सर्जन तंत्र को। मानव के अंदर जो उत्सर्जन तंत्र होते हैं उसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब हमारी कोशिकाएं कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निर्मुक्त होते हैं और ये जो अधिकांश पदार्थ होते हैं अधिकांश कैसे होते हैं, टॉक्सिक नेचर के होते हैं, यानी कि विषाक्त होते हैं। अगर इनको शरीर से बाहर नहीं निकाला जाए तो ये अंदर रोग उत्पन्न भी कर सकते हैं, इसलिए इनको विषाक्त माना जाता है और इसीलिए इनको शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। अतः सजीवों के द्वारा कोशिकाओं के अंदर निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहा जाता है और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर के उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, मानव उत्सर्जन तंत्र। रक्त के अंदर उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने हेतु रक्त को छानने की आवश्यकता होती है और यह व्यवस्था वृक्क यानी कि जो गुर्दे होते हैं उनमें उपस्थित रक्त कोशिकाओं के द्वारा उपलब्ध की जाती है। ठीक है, यानी कि जो रक्त होता है उसको छानने की प्रोसेस कहाँ पे होती है, वृक्क या गुर्दों के अंदर होती है और वहाँ पर जो ब्लड सेल्स होती है, ब्लड सेल्स का बहुत ही घना जाल होता है और उनके अंदर अनेक कोशिकाएं जो होती है, वहाँ पर वृक्क के अंदर बहुत सारी रक्त कोशिकाओं का जो होता है घना जाल होता है और वहीं पर जो होती है पूरे जो भी ये उपयोगी पदार्थ होता है उनका तो फिल्ट्रेशन हो जाता है और जो बाकी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको उत्सर्जन प्रक्रम के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है मानव का उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम। इसके अंदर ये सेम के आकार की दो किडनियां होती हैं और ये जो होती है मूत्र वाहिनियों के द्वारा मूत्राशय से जुड़ी हुई रहती है और यहाँ से ये मूत्र मार्ग और मूत्ररंध्र के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसमें ये ध्यान में रखना है कि जो वृक्क होते हैं ये एक जोड़ी होते हैं, यानी संख्या के अंदर तो दो होते हैं लेकिन होते कितने हैं, एक जोड़ी होते हैं और सेम के आकार के होते हैं। और इसके अंदर आपको एक और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखना है कि जो वृक्क होता है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, नेफ्रॉन। ठीक है, पूरे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई तो कोशिका होती है, लेकिन यहाँ पे जो ये वृक्क होता है यानी कि ये जो किडनी होती है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है, नेफ्रॉन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन देखेंगे जब रक्त दोनों वृक्कों के अंदर पहुंचता है तो इनमें उपयोगी और हानिकारक दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। ठीक है, यानी कि जब ब्लड वृक्कों के अंदर यानी कि किडनी के अंदर पहुंचता है तब उसके अंदर उपयोगी पदार्थ भी होते हैं और हानिकारक पदार्थ भी होते हैं। तो जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उसको तो रक्त के अंदर पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, यानी कि उसमें से वापस जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उनको तो छान लिया जाता है और जल के अंदर घुले हुए जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं और वृक्कों से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय के अंदर जाता है और वहां पर मूत्र वाहिनियां जो कि नली के आकार की होती हैं वो मूत्राशय के अंदर खुल जाती है और वहां पे मूत्र का संचन होता है। ठीक है, और मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी हुई होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं और मूत्र मार्ग मूत्र रंध्र के द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रोसेस होती है पूरी उत्सर्जन तंत्र की। अतः उत्सर्जन तंत्र के अंदर वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग ये सभी उत्सर्जन तंत्र के अंदर शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, कोई भी वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है, यानी कि औसतन दे रखा है फ्रेंड्स। तो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आपकी बुक के अंदर ये सारे फैक्ट है तो आपको इनको ध्यान में रखना है। मूत्र के अंदर 95% यानी कि 95% तो वाटर होता है और 2.5% यूरिया होता है और इसी के अंदर 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। कुछ अन्य अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं जैसे कि जल, लवण आदि शरीर से पसीना यानी कि संवेद के रूप में बाहर निकलते हैं और इसके अंदर जो पसीना होता है उसके अंदर जल और लवण होता है और लवण की उपस्थिति की वजह से ही जो पसीने से भीगे हुए जो कपड़े होते हैं यानी कि शर्ट वगैरह होते हैं उन पे सफेद धब्बे दिखाई देते हैं। वो किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं, लवण की उपस्थिति के कारण होते हैं।
नेक्स्ट है, जब किसी भी व्यक्ति की वृक्क यानी कि जो किडनियाँ होती है वो फेल हो जाती है या कार्य करना बंद कर देती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उनके अंदर आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम वृक्क जो है उनके द्वारा रक्त को छाना जाता है, जिससे वे जीवित रह सके। और इसी प्रोसेस को यानी कि जब आर्टिफिशियल वृक्क के द्वारा रक्त को छाना जाता है, तो इस प्रोसेस को अपोहन यानी कि डायलिसिस कहा जाता है। डायलिसिस करवाया जाता है, कई बार आपने सुना होगा। तो वही होता है जिसके द्वारा ये कृत्रिम वृक्क होते हैं जिनके द्वारा रक्त को छाना जाता है और फिर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को अलग किया जाता है। तो इस प्रोसेस को डायलिसिस कहा जाता है। जंतुओं में शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। यानी कि जंतुओं के अंदर अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं वो जल की उपलब्धता पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, जैसे कि मछली यानी कि जल के अंदर रहने वाले जो जलीय जंतु होते हैं उनमें अपशिष्ट पदार्थों के रूप में अमोनिया के रूप में उत्सर्जित होता है। यानी कि जो इनमें अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वो अमोनिया के रूप में जल के अंदर घुल जाते हैं और फिर वहां से ये मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे जो कुछ जंतु होते हैं यानी कि जो जिनमें जल की कम मात्रा के अंदर उपलब्धता होती है, तो ऐसे जो जंतु होते हैं इनके शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होता है ये अर्धघन यानी कि जो सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में होता है। और ये जो पदार्थ होता है वो श्वेत यानी सफेद रंग का यौगिक होता है और इसके अंदर होता है यूरिक अम्ल। यानी कि आपको ये ध्यान में रखना है कि जो पक्षी और जो छिपकली और सर्प वगैरह होते हैं उनके अंदर अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या होता है, तो यूरिक अम्ल होता है। इसी प्रकार से मानव में अपन ने पढ़ा था कि जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसके रूप में यूरिया होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये तीनों चारों के अंदर अपशिष्ट पदार्थों के नाम आपको ध्यान में रखना है कि जंतुओं के अंदर जो जल की उपलब्धता होती है उस पर अपशिष्ट पदार्थों का प्रकार डिपेंड करता है। और जो मछलियां होती है यानी कि जो जलीय जीव होते हैं उनके अंदर मुख्य रूप से अमोनिया होता है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में। और जो पक्षी, छिपकली, सर्प वगैरह होते हैं उनमें यूरिक अम्ल होता है और मानव के अंदर यूरिया होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि पादपों के अंदर भी उत्सर्जन होता है क्या। तो पादपों में भी उत्सर्जन होता है, लेकिन उत्सर्जी पदार्थ ऐसे होते हैं जो उपयोगी होते हैं, इसलिए उनको अपशिष्ट पदार्थ के रूप में नहीं माना जाता है। जैसे कि छाल होती है, गोंद वगैरह होता है, सड़े गले जो भाग होते हैं, तो ये सब उपयोगी पदार्थ होते हैं, इसलिए इनको अपशिष्ट पदार्थ के रूप में नहीं माना जाता है। और इसी के अंदर आपको वाष्पोत्सर्जन के बारे में बताया हुआ है, यानी कि जो एक्स्ट्रा जल अवशोषित होता है पादपों के द्वारा वो किस रूप में निकलता है, तो वो वाष्पोत्सर्जन के रूप में मुक्त होता है। पादपों में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त हो जाता है। यानी कि प्लांट्स के अंदर जो है वाष्पोत्सर्जन यानी कि जो पत्तियां वगैरह होती है वहां से पत्तियों के अंदर जो खुले हुए रंध्र होते हैं वहां से जल अधिक मात्रा के अंदर लॉस हो जाता है, तो इसी प्रोसेस को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। यानी कि जैसे जंतुओं के अंदर पसीने के रूप में जो जल का ह्रास होता है, उसी प्रकार से पादपों के अंदर वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा जो जल है वो निर्मुक्त होता है। पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं और अवशोषित किया गया सारा जल पादप के द्वारा उपयोग में नहीं लिया जाता है और पत्तियों की सतह पर जो उपस्थित रंध्र होते हैं वहां से ये वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम के द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। ये वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो भी पादपों के अंदर बहुत ही उपयोगी होती है, क्योंकि पत्तियों से जब जल का ह्रास होता है या जल जल का जब वाष्पन हो जाता है तो चूषण यानी कि अभिकर्षण यानी कि खिंचाव उत्पन्न होता है और ऊपर जब जल की आवश्यकता महसूस होती है तब पत्तियों के अंदर पत्तियों के अंदर और पादप के जो अन्य भाग होते हैं जब वहां पे जल की कमी होती है तो एक खिंचाव सा उत्पन्न होता है और इसी खिंचाव की वजह से जो विशाल वृक्ष होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उनमें भी जड़ों से पानी जो है वो ऊंचाई तक पहुंच जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी ये जो खिंचाव उत्पन्न होता है इसी से जो विशाल वृक्ष होते हैं उनमें बहुत अधिक ऊंचाई तक भी जल की सप्लाई हो जाती है और जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो पादपों को ठंडा रखने में भी सहायक होता है, जिसके अंदर हम परिवहन से रिलेटेड जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हैं अपने जो चैप्टर के लास्ट में दिए हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, तो वो भी अपन देख लेते हैं क्योंकि पूरा चैप्टर अपना ज़्यादा वीडियो के अंदर कंप्लीट हुआ था, तो एक बार समरी के रूप में ये अपन देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट दे रखा है कि अधिकांश जंतुओं के अंदर शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को
भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करता है और यह शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट पदार्थों को भी लाता है। यानी कि रक्त जो है वो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न जो कोशिकाएं होती है वहां तक भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करता है और अपशिष्ट पदार्थों को भी कौन लाता है? रक्त ही प्रवाहित करता है। ठीक है, यानी कि रक्त जो होता है हमारे शरीर के अंदर दो कार्य करता है, एक तो भोजन और ऑक्सीजन का परिवहन करता है और दूसरा अपशिष्ट पदार्थों का भी परिवहन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ, नेक्स्ट पॉइंट है परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियां होती हैं। यानी परिसंचरण तंत्र के अंदर हृदय और रक्त वाहिनियां दोनों आते हैं। मानव शरीर के अंदर रक्त धमनियों और शिराओं के अंदर प्रवाहित होता है और हृदय पंप की तरह कार्य करता है। ठीक है, मानव शरीर के अंदर रक्त, धमनियां और शिराएं, ठीक है, इनके अंदर प्रवाहित होता है। जो रक्त होता है वो धमनियों और शिराएं दोनों के अंदर प्रवाहित होता है। धमनियों के अंदर अधिकांशतः जो शुद्ध रक्त होता है वो प्रवाहित होता है और शिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, दोनों के ही एक अपवाद अपन ने पढ़े थे। जो फुफ्फुसीय शिराएं होती है और फुफ्फुसीय धमनियां होती है उनके अंदर इनका विपरीत होता है। ठीक है, और हृदय जो होती है वो पंप की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रक्त के अंदर प्लेज्मा, लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी और श्वेत रक्त कणिका यानी कि डब्ल्यूबीसी और पट्टिकाणु होते हैं। रक्त का लाल रंग लाल वर्णक हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट के अंदर लगभग 70 से 80 बार धड़कता है। इसे हृदय की स्पंदन दर कहा जाता है। ठीक है, यानी हृदय की स्पंदन दर कितनी होती है एक वयस्क व्यक्ति के अंदर? 70 से 80 के बीच, यानी कि 72 के लगभग होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि धमनियां हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों के अंदर रक्त ले जाती है। यानी कि जो धमनियां हैं वो हृदय से शरीर के अंदर रक्त के प्रवाह को ले जाती है। यानी कि जो धमनियां होती हैं वो हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों के अंदर रक्त को ले जाती हैं और जो सिराई होती है वो शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय के अंदर लाती है। यानी कि शुद्ध रक्त को शरीर के अंदर जो है सप्लाई करने का कार्य वो धमनियां करती हैं और जो अशुद्ध रक्त होता है उसको वापस हृदय के अंदर लाने का कार्य शिराई करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है शरीर में से अपशिष्ट जो उत्पाद होते हैं उनको बाहर निकालने का जो प्रक्रम होता है वो उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का प्रक्रम उत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट है मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 वृक्क होते हैं, या जो अपन ने देखी थी कि इस प्रकार से जो सेम लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि 2 किडनियां होती है हमारी। ठीक है, और ये इनको गुर्दे भी कहा जाता है। 2 मूत्रवाहिनियां होती है और एक मूत्राशय होता है और एक मूत्रमार्ग होता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है लवण और यूरिया जो होती है वो जल के साथ में स्वेद यानी कि पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है अपना कि मछली के अंदर अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया उत्सर्जित होता है। ठीक है, और जो कि सीधे ही जल के अंदर घुल जाती है। और आपको इसमें मुख्यतः ये ध्यान में रखना है कि जो मछली है उसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या होता है? अमोनिया होता है और ये सीधे जल के अंदर घुल जाती है। और इसी प्रकार से पक्षी, कीट और छिपकली, इनके अंदर अर्धघन यानी कि सेमी सॉलिड यानी कि जो अर्ध ठोस जिसको हम कह सकते हैं उस रूप में यूरिक अम्ल होता है। आपने देखा होगा कि पक्षी जो होते हैं ये बीट करते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो बीट होता है ना वही क्या होते हैं? अर्धघन के रूप में जो होती है यूरिक एसिड का फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपको ध्यान में रखना है कि जो पक्षी, कीट और जो छिपकलियां होती है उनके अंदर उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, जो कि कैसा होता है? अर्धघन यानी कि सेमी सॉलिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पादप जो होता है उनमें मूलों के द्वारा जल और पोषक तत्व मृदा से अवशोषित किए जाते हैं। यानी कि जल और पोषक तत्व किसके द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? मूलों के द्वारा। पूरे पादप के अंदर जल के साथ में पोषक तत्व जाइलम नामक संवहन के द्वारा ले जाए जाते हैं। जल का परिवहन कौन करता है पादपों के अंदर? जाइलम। ठीक है, जाइलम नामक जो होती है स्वहनी ऊतक होता है जो कि जल का परिवहन करता है पादपों के अंदर। अगर पूछा जाए कि भोजन का परिवहन कौन करता है तो फ्लोएम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा के अंदर जल का ह्रास होता है। नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है जिसके कारण मूलों के द्वारा मृदा में से अवशोषित जल अभिकर्षित यानी कि खींच करके यानी खींचकर, अभिकर्षित का मतलब होता है कि खींच करके तने और पत्तियों तक पहुंच जाता है। ओके, तो ये अपने जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो
चैप्टर के लास्ट में दिए हुए रहते हैं वो अपन ने देख लिए हैं। अब अपन देखते हैं एनसीईआरटी के जो इसके क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। ये हैं फ्रेंड्स अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। इसके अंदर जो है मेरे को उतारने का वक्त नहीं मिला था, तो आपको इसी बुक में से ही पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कीजिए। कॉलम ए के अंदर ये दिए हुए हैं और कॉलम बी के अंदर ये दिए हुए हैं। ठीक है, अपन को सबसे पहले कॉलम ए के अंदर जो दिए हुए रहते हैं जैसे रंध्र, जाइलम, मूलरोम, फ्लोएम, ये देख लेने हैं। और इसके बाद में जैसे कार्य वगैरह दिए हुए रहते हैं ना, तो पहले आप इधर देख लेना, और उसके बाद में जो होती है कॉलम बी को देखना, ताकि आपको मिलाने में आसानी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इधर दिए हुए हैं रंध्र, जाइलम, मूलरोम और फ्लोएम है। अब अपन कॉलम बी को देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जल का अवशोषण। जल का अवशोषण कहाँ से होता है, तो अभी हमने पढ़ा था कि जो मूल रोम होते हैं वहाँ से जल का अवशोषण होता है, और वो फिर जाइलम के द्वारा जो होती है पूरी पादप के अंदर जो है पत्तियों तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होती है मूल रोम दिया हुआ है, तो अपन मूल रोम को इससे मिला देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अपना वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः रंध्रों के द्वारा होता है, तो रंध्र से इसको मिला देंगे। नेक्स्ट है भोजन का परिवहन। भोजन का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम करता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि अब इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे कि जैसे फल होते हैं ना, तो फल क्या होते हैं, खाने के होते हैं, तो आप फ्लोएम को इसी तरह से ध्यान में रखें ना कि जो भोजन है वो उसका परिवहन कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। यानी कि भोजन क्या है, एक तरह से फल होता है तो वो भी भोजन ही होता है। तो इससे आपको ध्यान में रह जाएगा कि जो फ्लोएम है वो भोजन का परिवहन करता है। और जल, अगर जल का परिवहन पूछे तो फिर जल से आपको जैसे जल और जैसे जाइलम इस तरह से ध्यान में रखना है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। ठीक है, यानी जैसे यहाँ पे आ गया कि जल का परिवहन कौन करता है, तो जल का परिवहन कौन करेगा, जाइलम, और भोजन का परिवहन कौन करेगा, फ्लोएम। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चन अपने नहीं आते हैं, लेकिन इसमें से आपको 4 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और फिर कहा जाएगा कि निम्न में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो अपन इनको देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट है यहाँ पे हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन। यानी हृदय से रक्त को कौन प्रवाहित करता है, तो वो धमनियाँ। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो हृदय होता है वहां से धमनियाँ जो होती है वो शुद्ध रक्त को पूरे शरीर के अंदर सप्लाई करती है, सभी अंगों तक रक्त को पहुंचाती है, तो यहाँ पे धमनियाँ आ जाएगा। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। ठीक है, लाल रक्त जो कोशिकाएं होती है उनका रंग लाल किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। नेक्स्ट है धमनियां और सिराएं केशिकाएं के जाल द्वारा जुड़ी हुई रहती है। यानी कि धमनियां जो है और जो सिराएं होती है वो आगे जाकर के और पतली पतली कोशिकाओं के अंदर डिवाइड हो जाती है, उनको कहा जाता है केशिकाएं। ठीक है, तो यानी कि ये आगे जाकर के केशिकाओं का घना जाल बना देती है। नेक्स्ट है हृदय का लयबद्ध संकुचन और लयबद्ध विस्तार और संकुचन, ये क्या कहलाता है, हृदय स्पंदन कहलाता है। हमने हृदय स्पंदन के अंदर पढ़ा था कि जो हृदय होता है उसका लयबद्ध विस्तार और संकुचन जो होता है वो हृदय स्पंदन कहलाता है। नेक्स्ट है अपना मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद कौन से होते हैं, तो मानव शरीर के अंदर प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया होता है। और अभी अपन ने पढ़ा था कि जो मछली होती है, मछलियाँ जो होती है उसके अंदर अमोनिया जो है वो होता है, और अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ होता है। और इसी प्रकार से जो हमने पक्षियों के बारे में पढ़ा था तो उनके अंदर यूरिक अम्ल होता है। तो आपको ये तीनों फैक्ट ध्यान में रखने हैं फ्रेंड्स। मानव के अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिया होता है, मछलियों के अंदर अमोनिया होता है, और जो पक्षी चिपकलियाँ वगैरह होती है उनके अंदर यूरिक अम्ल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अपना पसीने के अंदर जल और लवण होता है। ठीक है, और लवण की उपस्थिति के कारण ही जो शर्ट वगैरह होते हैं उनपे श्वेत धब्बे दिखाई देते हैं, जो पसीने से भीगे हुए शर्ट वगैरह होते हैं उन पे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वृक्क अपशिष्ट पदार्थों को द्रव रूप में बाहर निकालते हैं, जिसे हम मूत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वृक्षों के अंदर बहुत अधिक ऊंचाई तक जल पहुंचाने के लिए बहुत अधिक ऊंचाई तक जल पहुंचाने के कार्य में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो उत्पन्न चूषण होता है वो अभिकर्षण बल सहायता करता है। यानी कि जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं उनमें जितना ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है उतना ही ज़्यादा जो है पानी का खिंचाव उत्पन्न होता है, और चूषण जो अभिकर्षण बल होता है वो उत्पन्न होता है, जिससे पानी जो होता है वो पादप की ऊंचाइयों तक भी पहुंच जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि पादपों के अंदर जल का परिवहन होता है। तो अभी अपन ने ऊपर ही देखा था कि जल का परिवहन जो होती है आपको जैसे ध्यान में रखना है, जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, और अगर पादपों के अंदर अगर आपको पूछे कि भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो भोजन यानी कि फल से आप ऐसे ध्यान में रखना है कि फ्लोएम से होता है। ठीक है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट है मूलों के द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। मूलों के द्वारा जल के अवशोषण को कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए जल का अवशोषण ज़्यादा कब होगा? जब वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, ठीक है? तो छाया में रख देंगे तो वाष्पोत्सर्जन तो होगा ही नहीं, ठीक है? मंद प्रकाश में रखेंगे तो भी बहुत कम वाष्पोत्सर्जन होगा, तो इससे तो जल का अवशोषण बढ़ेगा नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि पंखे के नीचे रख करके, और फिर दे रखा है पॉलीथीन की थैली से ढक करके, यानी पॉलीथीन की थैली से ढक देंगे तो भी वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा कि पंखे के नीचे रख करके, यानी पंखे के नीचे रखेंगे तो थोड़ा बहुत जल जो है वो उड़ेगा और इससे जो होती है जल का अवशोषण बढ़ेगा। लेकिन बाकी जो 3 कंडीशन दे रखी है वो तो बिल्कुल ही जल के अवशोषण को नहीं बढ़ाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे अपने इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो 7th क्लास की एनसीईआरटी बुक में जो आपके जीवों के अंदर परिवहन वगैरह जो चैप्टर है उसके अंदर दिए गए थे। तो ये अपन ने देख लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये अपने जो 8 नंबर टॉपिक है वो भी आज कंप्लीट हो गया है, जीवों के अंदर श्वसन एवं परिवहन। तो अपनी गाड़ी यहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ तक पहुँच चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ जा कर के अपनी जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो 9 नंबर टॉपिक जंतुओं के अंदर जनन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और अच्छी तैयारी करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।